So hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your economics and business studies with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए. And we are able to achieve our ultimate target of 100 out of 100 marks in your business studies. So students, आज हम क्या करने वाले हैं बेटा? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज योर चैप्टर नंबर 12, कंज्यूमर प्रोटेक्शन. जैसा कि हमने हमारे बाकी चैप्टर्स को करा, इस चैप्टर को भी हम एक सांस में, एक क्लास में, वन शॉट में कंप्लीट 100% OVER खत्म करने वाले हैं. आई अश्योर यू पीपल, अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा, साथ में जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आपने वीडियो और नोट्स को अगर पूरा देखा तो आई अश्योर यू पीपल, इस चैप्टर को पढ़ाने के साथ साथ याद कराने की भी जिम्मेदारी मेरी केवल इस एक वीडियो में. सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं दैट आई हैव अपलोडेड एन इंस्टाग्राम रील फॉर यू ऑल पीपल हु आर शोइंग so much of love in the comments, in the messages that you give me. So I have given a shout out to you all. You can go and check that Instagram reel. I have given the description of that Instagram reel in the description. I have given the link of that. मैं बोल दिया I have given the description खुशी खुशी में. I have given the link of that Instagram reel in the description. Go check it out and share करो उसको अपनी स्टोरी पे, दबा के पूरा माहौल बना दो. जिन भी स्टूडेंट्स का कमेंट मिस हो चुका है या जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं करा है या जो ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं, वो भी दोबारा इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं. मैं आप लोगों को बता दूं, जब हमारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, आप लोग एकदम फ्री हो चुके होंगे अपने एग्जाम से, तब हमारी इन क्लासेस को याद करने के लिए आई विल बी गिविंग अ शूट आउट टू यू ऑल. जो भी इस वीडियो पे बेस्ट कमेंट्स होने वाले हैं, मैं उनको फिर से एक शूट आउट देने वाला हूं. सो गो चेक दैट इंस्टाग्राम रील, शेयर इट ऑन योर स्टोरीज एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं बेटा हम हमारा चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, तो एक एग्जाम्पल सुनो ध्यान से. सपोज आप लोगों ने एक नई कार ली, ठीक है सर, हमने कार ली. अब वो कार चलते चलते एकदम से ही बंद हो जाती है. अब आप लोग क्या करोगे? सर बहुत गुस्सा आएगा हमको. सबसे पहले तो हम फोन करेंगे उस मैनेजर को जिससे हम कार लेके आए हैं. आप उसको फोन करोगे कि ये क्या कार दे दी है तुमने मेरे को. वो बोलेगा कि इसमें हमारी क्या गलती है, उसके पास तो पैसे आ गया. तो आप लोग क्या करोगे? सर हम केस करेंगे उसके ऊपर. तो बेटा इस चैप्टर में जो भी कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट के डिफेक्ट से, उनकी कोई भी कमी से, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस की कमी से परेशान है, उसको कहाँ पे केस करना है, उसको कैसे केस करना है, उसको क्या क्या रेमेडीज, क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है, क्या क्या उसके राइट्स है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर में. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपके इंटरेस्टिंग, आपके कोर्स के हिसाब से इंटरेस्टिंग और कोर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली है ही 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए. उसके साथ साथ आपको जेन्युइनली भी पता होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर आपके साथ में कोई ऐसी चीज़ होए तो आपको इस चीज़ की एजुकेशन है, आपको सब चीज़ पता है कि मेरे को कैसे क्या करना है. तो एक चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं बेटा. सबसे पहले तो हम देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. वो कब आया, कौन उसको लेके आया, कैसे कोई एक्ट आता है, उस एक्ट के अंदर कंज्यूमर की क्या डेफिनेशन है, कौन केस कर सकता है, वो कंज्यूमर कौन होता है, क्या क्या कंज्यूमर के राइट्स है, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन कौन सी रिड्रेसल एजेंसीज होती है. सर ये रिड्रेसल एजेंसीज क्या होती है? तो बेटा ये रिड्रेसल एजेंसीज और कुछ नहीं, कोर्ट होती है अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन की. जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. हाँ सर हाई कोर्ट तो सुना है, वहां पे केस होते हैं. तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले केसेस होते हैं ना, ये आप हाई कोर्ट में नहीं कर सकते. अभी इस चीज का भी मैं अपवाद बताने वाला हूं, इसका भी एक्सेप्शन, कब आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हो. पर जनरली अपने कंज्यूमर केसेस लड़ने वाली कोर्ट कौन सी है? ये हमारी रिड्रेसल एजेंसीज. उसके बाद में हम देखेंगे रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज. ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्यों बनाया जाता है इन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को. ये बेटा ये टॉपिक लास्ट ईयर कोर्स से रिलेटेड था, लेकिन अब वापस से आ चुका है. तो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ भी, कोई सा भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, हम सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. उसके बाद में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. जैसा कि मैंने आपको हर चैप्टर में बताया है,
मेरा हर चैप्टर को पढ़ाने का तरीका अलग है। कंट्रोलिंग को मैंने अलग तरीके से पढ़ाया, इसको मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरी इमेज बन जाएगी। तो इंपॉर्टेंस को समझना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लास्ट में हम देखेंगे कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो बेटा ये जो 2019 है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इससे पहले चलता था 1986। अच्छा सर पहले अलग चलता था, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करा था हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने। कैसे रिप्लेस करा था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल। कौन लेके आया था इस बिल को? बेटा इस बिल को लेके आए थे हमारे रामविलास पासवान जी, जो कि एक मेंबर है, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है। ये इस बिल को लोकसभा, दैट इज योर पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में इसको लेके आए थे। ये पास हुआ था तब जाके ये एक्ट बना था। कब ये लेके आए थे? जुलाई 8, 2019। सर पहले तो थोड़ा धीरे बोलो। अब सर आप हमको पहले ये बताओ, ये तो एक्ट है ना, ये यहां से बिल क्यों लिखा हुआ आ गया? पहले तो हमको ये समझाओ। तो बेटा हमारे बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले बिल पास किया जाता है, हमारे पार्लियामेंट में बिल लाया जाता है एक लिखा हुआ कि हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं। अगर हमारे प्रेसिडेंट और जितने भी मेंबर्स हैं अगर वो उसको पास कर देते हैं, उस पर साइन कर देते हैं, तब जाके वो एक्ट बनता है। तो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करा था इस बिल ने, जो कौन लेके आया था? हमारे मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर मिस्टर रामविलास पासवान जी, जिनकी अभी डेथ हो चुकी है 2020 में। ये लेके आए थे इसको हमारे लोकसभा में जुलाई 8, 2019 को। अब हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कंज्यूमर की क्या डेफिनेशन है कि कंज्यूमर कौन होता है? सो कंज्यूमर इज डिफाइंड एज एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और अवेल्स एनी सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। बेटा कंज्यूमर हर वो इंसान है, हर वो पर्सन है जो कि किसी चीज को खरीदता है या किसी सर्विसेज को लेता है। किसके रूप में? वो फ्री में तो कोई सर्विस को लेगा नहीं। अगर वो फ्री में लेगा तो वो इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की डेफिनेशन में कंज्यूमर नहीं कहलाया जाएगा। तो कंज्यूमर हर वो इंसान है जो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है बदले में एक कंसिडरेशन के, यानी कि कुछ पैसे देके। अगर वो पैसे नहीं देगा तो क्या वो हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर की डेफिनेशन में आएगा? नहीं सर, अगर वो पैसे नहीं देगा तो वो उस डेफिनेशन में नहीं आएगा। अगर वो उस डेफिनेशन में नहीं आएगा तो वो केस भी नहीं कर सकता अगर उसके साथ में कल को उसके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ जाए। अभी मैं काफी सारी बातें आपकी क्लियर करने वाला हूं, लेकिन अभी के टाइम पे आपको क्या याद रखना है? कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स बाय पेइंग ए कंसिडरेशन। और जो वो कंसिडरेशन देगा, जो वो पैसे देगा, वो फुल्ली पेड भी हो सकते हैं, वो पार्टली पेड भी हो सकते हैं। हो सकता है उसने लाख रुपए के पूरे दे दिए या केवल 50,000 ही दिए, या फिर प्रॉमिस्ड टू पे, वो प्रॉमिस भी कर सकता है कि मैं तुमको 1 लाख रुपए 6 महीने बाद में दूंगा। प्रॉमिस टू पे पार्टली, मैं तुमको 50,000 रुपए 6 महीने बाद में दूंगा। और या फिर उसका मेथड डेफर्ड पेमेंट भी हो सकता है। सर ये पार्टली पेड समझ में आ गया, फुल्ली पेड समझ में आ गया, प्रॉमिस टू पे भी समझ में आ गया कि हमने प्रॉमिस करा 6 महीने बाद में पे करेंगे। सर ये डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? तो बेटा आप लोगों ने जो कार खरीदी, आप लोगों ने लोन लेके ली थी। हाँ सर बिल्कुल ली थी। हर महीने हम किस्त चुकाते रहते हैं, वो और कुछ नहीं, आपका डेफर्ड पेमेंट ही होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमर में क्या है? हर वो पर्सन जो कि गुड्स को खरीदता है बदले में कंसिडरेशन देके। कंसिडरेशन फुल्ली पेड भी हो सकती है, पार्टली भी हो सकती है, प्रॉमिस टू पे फुल्ली और पार्टली भी हो सकता है, या फिर आपका डेफर्ड पेमेंट। तो सर यहां तो सर मेरे साथ में बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। मैंने पूछा क्या क्या? बोले सर मैंने जो कार खरीदी थी सर वो हमने खरीदी तो थी, लेकिन सर वो है ना मेरे भैया ने खरीदी थी। हमने पैसे दिए थे, कंसिडरेशन दी थी, लेकिन सर वो मेरे भैया ने दी थी। तो क्या अब मैं केस फाइल नहीं कर सकता? तो बेटा इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज यूजिंग दैट गुड्स, पर जो बायर है, जो आपके भैया है, उसमें उसका अप्रूवल होना चाहिए। अगर आपके बायर, आपके भैया का अप्रूवल नहीं है तो आप भी केस फाइल नहीं कर सकते। बट अगर वो बायर आपके भैया का अप्रूवल है तो आप भी केस फाइल कर सकते हो। अच्छा सर ये बात हमको समझ में आ गई कि अगर हमारे भैया ने भी खरीदी और उनका अप्रूवल है तो भी हम केस फाइल कर सकते हैं। तो सर हमने कार खरीदी थी शोरूम पे जाके, हमने कार खरीदी थी ना, तो सर हमने साथ साथ में नए कपड़े भी खरीदे थे। सर वो कपड़े हमने खरीदे थे, मैंने जीन्स खरीदी थी एक दुकान पे जाके, लेवाइस के शोरूम पे जाके। तो सर क्या मैं उसका भी केस फाइल कर सकता हूँ? मैं बोला बिल्कुल उसका भी कर सकते हो। लेकिन सर जो जैकेट थी ना
वो सर मैंने अमेजोन से मंगवाई थी ऑनलाइन, सर क्या मैं उसका केस फाइल कर सकता हूं? तो बेटा आप उसका भी केस फाइल कर सकते हो। आपने गुड्स और सर्विस चाहे ऑफलाइन लियो, चाहे ऑनलाइन लियो, चाहे टेली शॉपिंग से लियो, चाहे मल्टी लेवल मार्केटिंग से लियो, आपने कहीं से भी लियो, आप उस पे ऊपर केस फाइल कर सकते हो। आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में आओगे। सर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है? तो बेटा ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वही है जो आपके कई दोस्तों ने भी आपको बोला होगा ना कि देख तू तीन जनों को जोड़ेगा, उसके नीचे वो तीन जनों को जोड़ेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हो जाएंगे और तेरे पास में कार आ जाएगी मर्सिडीज। देख मेरे इन भैया के पास में भी आई है। तो यही होता है हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग, आपका डायरेक्ट मार्केटिंग। जिन बच्चों को नहीं पता है इसके बारे में तो वो गूगल पे सर्च मत करना, यूट्यूब पे सर्च करना मल्टी लेवल मार्केटिंग को, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। साथ साथ में आपको तगड़े तगड़े रोस्ट भी मिलने वाले हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग पे। शूट आउट टू लक्ष्य चौधरी। मैंने आपको क्या बोला, इस चैप्टर को पढ़ाने की और याद कराने की दोनों की जिम्मेदारी मेरी, आपको याद भी कराऊंगा साथ साथ में। तो इस डेफिनेशन को कंज्यूमर की हम कैसे याद करने वाले हैं? मैंने आपको क्या बोला, कंज्यूमर कौन है? ही इज एनी पर्सन हु बाइज, जो खरीदता है, बदले में क्या देता है? कंसिडरेशन। दैट कंसिडरेशन कैन बी पेड, पार्टली पेड, प्रोमिस्ड टू पे इन फुल, लाख रुपए पूरे दूंगा, या प्रोमिस टू पे इन पार्ट 50,000 रुपए दूंगा, या फिर डेफर्ड पेमेंट जो आप हर महीने किस्त कटवाते हो। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द पर्सन हु इज यूजिंग द गुड्स, बट जो बायर है उसकी क्या होनी चाहिए आपके पास में? अप्रूवल। एंड इट अप्लाइज टू ऑफलाइन, ऑनलाइन, टेली शॉपिंग, आपके मल्टी लेवल मार्केटिंग, सारी ट्रांजैक्शंस पे ये अप्लाई होता है। द पॉइंट टू रिमेंबर फ्रॉम हियर, द पॉइंट टू रिमेंबर, दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एनी पर्सन, या आप इसको ऐसे समझो, आप लोगों ने कार खरीदी थी तो आप लोग कंज्यूमर की डेफिनेशन में हो और आप केस कर सकते हो अगर कल को आपकी कार में कुछ गड़बड़ होती है। लेकिन अगर मैं कहूं आपने वो कार खरीदी थी ओला में चलाने के लिए, उबर में चलाने के लिए, आपने वो कार खरीदी थी 10 लाख रुपए में, अपने दोस्त को 11 लाख रुपए में बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, तो आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं हो और आप केस फाइल नहीं कर सकते। सर मतलब इट मींस एनी पर्सन हु बाइज एनी प्रोडक्ट और अवेल्स एनी सर्विस फॉर रीसेल और commercial purpose is not treated as consumer and he cannot file the case। तो कोई भी इंसान अगर वो किसी प्रोडक्ट को खरीदता है किसके लिए? रीसेल करने के लिए, और प्रॉफिट पे मैं इसको बेच दूंगा, या फिर कोई कमर्शियल पर्पस के लिए, ओला उबर चलाने के लिए, तो वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं है और वो केस फाइल नहीं कर सकता। सो दिस वॉज योर डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। अब हम देखते हैं बेटा कंज्यूमर राइट्स। आप जो लोग कंज्यूमर हो इस डेफिनेशन के हिसाब से आपके क्या क्या अधिकार है? तो दीज आर सम ऑफ द राइट्स अवेलेबल टू यू। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर एजुकेशन। अब ये राइट क्या कहते हैं, एक एक राइट को हम डिटेल में अच्छे से समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला राइट टू इंफॉर्मेशन। सर ये राइट टू इंफॉर्मेशन क्या कहता है? ये राइट टू इंफॉर्मेशन ये कहता है कि हर कंज्यूमर को जो भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है या वो खरीदना चाहता है उसके बारे में उसको जानने का हक है। सर उसके बारे में जानने का मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी प्राइस क्या है, वो कैसे बना है, उसके कंडीशंस ऑफ यूज क्या है, हर वो चीज जानने का हक है हमारे कंज्यूमर को। आप लोगों ने देखा होगा जब आप चिप्स खरीदने जाते हो तो आप लोगों का ये हक है ये जानने का कि डोरिटोज चिप्स मल्टीग्रेन की बनी है या वो मैदा की बनी है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, वो 100 ग्राम है या वो 200 ग्राम है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। बेटा ये कंपनीज आपको बताने के लिए नहीं बताती ये सारी चीजें कि ये इतने ग्राम का, इसमें ये प्रोटीन है। ये कंपनीज इसलिए बताती है क्योंकि उसकी लीगल रिक्वायरमेंट होती है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उनको कहता है दैट कंज्यूमर्स हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। इसलिए ही वो जो पैकेजिंग और लेबल आप जो देखते हो ना, कनेक्ट करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर पे। जब हम हमारा लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने लेबल की हमने फंक्शन और उसके फीचर्स में भी देखा था। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी लेबल जरूरी होता है।
तो लेबल और पैकेजिंग पे जो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये कंपनीज आपको बताना नहीं चाहती. इट इज एक्चुअली अ लीगल रिक्वायरमेंट बिकॉज ऑफ आर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. और कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 में किस राइट के अधिकार पे है ये? बिकॉज ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन दैट यू पीपल हैव. अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, प्राइस ऑफ गुड्स so as to protect himself against unfair practices. It is because of this right that legal framework in India requires manufacturers to provide such information on the package and label. अच्छा सर, हमने वो लास्ट चैप्टर से भी कनेक्ट कर दिया, आपने उस टाइम पे भी एक पॉइंट ये बताया था. नेक्स्ट राइट पे चलते हैं. द नेक्स्ट राइट इज राइट टू सेफ्टी. आप लोगों को अधिकार है अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए. सर इस पॉइंट को थोड़ा ढंग से समझाओ. तो बेटा अगर आप अपने दादी के पास में, अपने नानी के पास में या किसी भी बड़े लोगों के पास में जाओगे ना और उनसे पूछोगे तो वो आपको कोई ना कोई एक स्टोरी जरूर सुनाएगी जिसमें सिलेंडर फट गया था और ये कुकर ब्लास्ट हो गया था. सर ऐसे भी होता था. तो बेटा आज से कुछ साल पहले 1986 से पहले क्या होता था, लोग बाग खाना वाना बनाने के लिए कुकर खरीद लिए, कभी क्या खरीद लिए और वो ब्लास्ट हो गया. तो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, कि अब ऐसा और नहीं चलेगा. ये जो जाति हो रही थी हमारे लोगों के साथ, हमारे कंज्यूमर्स के साथ, अब ऐसी जाति नहीं चलेगी. दे गेव दिस राइट दैट द कंज्यूमर्स हैव द राइट टू सेफ्टी. और इस राइट को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैसे सिक्योर करता है? वो कहता है कुकर बनाने वाली कंपनी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी को कि आपके प्रोडक्ट पे कुछ क्वालिटी मार्क्स होने चाहिए, जैसे ISI का मार्क. हाँ सर हमने देखा ISI का मार्क हमारे कुकर पे भी है, हम ये जो हेलमेट खरीदते हैं इस पे भी आता है, हम कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हैं उन पे भी आता है. दैट ISI मार्क, ये हम आगे और पढ़ने वाले हैं चैप्टर में. दैट ISI मार्क बेटा एक क्वालिटी मार्क होता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस राइट दैट यू पीपल हैव. Consumers have the right to be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property. Sometimes manufacturing defects in pressure cooker cylinder may cause loss to life, health and property of customers. ठीक है सर, राइट टू सेफ्टी भी इजी सा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी. नेक्स्ट राइट है राइट टू मेक चॉइस. तो जितने भी मेरे दोस्त, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स इंट्रोवर्ट्स हैं वो बहुत ध्यान से सुन लेना. बेटा आप लोगों के साथ में क्या होता है, इंट्रोवर्ट लोगों के साथ में वो जाते हैं दुकान पे, वो दुकानदार को बोलते हैं कि भैया भैया एक कोलगेट दे देना. तो भैया आते हैं और आपको पेप्सोडेंट पकड़ा देते हैं. अरे भैया मुझे कोलगेट चाहिए था. अब भैया की क्या है, कोलगेट पे तो उनको कमाई होती है 10 रुपए की और पेप्सोडेंट पे उनको कमाई होती है 15 रुपए की. तो वो आपको ये चिपका देते हैं कि ये वाला ही अच्छा है, ये बेस्ट है, वो वाला बेकार है कोलगेट. अब आप लोग ठहरे इंट्रोवर्ट कि यार इससे लड़ाई करनी पड़ेगी, इससे बात करनी पड़ेगी. तो अब अच्छा ये वाला अच्छा है क्या, हाँ ठीक है चलो ये दे देते. तो आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू इंट्रोवर्ट पीपल दैट इट इज योर राइट टू मेक चॉइस. जो भी प्रोड्यूसर, जो भी रिटेलर है वो आपको फोर्स नहीं कर सकता किसी भी पर्टिकुलर गुड्स को खरीदने के लिए. एवरी कस्टमर हैव द राइट टू चूज द गुड्स और सर्विस ऑफ हिज और हर लाइकिंग. प्रोड्यूसर और रिटेलर शुड नॉट फोर्स द कस्टमर टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड ओनली. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी. आपका नेक्स्ट राइट है राइट टू बी हर्ड. तो बेटा आप लोगों ने कार खरीदी, हाँ सर हमने कार खरीदी. अब आप लोग जा रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में और गर्लफ्रेंड के साथ में चलते चलते ही 1 महीने ही हुआ था आपको कार खरीदे हुए, एकदम से आपकी कार बीच में रुक गई, बंद हो गई. आप लोग खूब स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आपकी कार ही नहीं चालू हो रही. तो आप लोग बोले कि यार गर्लफ्रेंड के सामने बेइज्जती हो गई और कार अभी भी खरीदी. आपको टेंशन और हो गई कि यार हैरियर खरीदी, 26 लाख रुपए की मैंने कार खरीदी, अब मैं करूं तो करूं क्या. तो हमारी गवर्नमेंट ये कहती है हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से कि अगर किसी भी कंज्यूमर को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आएगी तो उस कंपनी को जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है उसको उस दिक्कत को सुनना पड़ेगा. हमारे जो कंज्यूमर है ही हैव द राइट टू बी हर्ड फॉर हिज ग्रीवेंसेस. उसका रोना धोना, जो भी उसको प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत फेस कर रही है उसको कंपनी को सुनना पड़ेगा. Consumer have the right to represent himself or to be heard. Under this right, companies must have complaint cells to attend the complaints of customer. जैसे कि आपने एक कार खरीदी, अगर इसमें कुछ भी तरीके की दिक्कत आती है तो एक कंप्लेंट सेल होना चाहिए हमारी टाटा कंपनी का, जिसपे आप फोन करो या उनको मेल करो और उनको बोलो कि मेरी इस कार में ये दिक्कत आ रही है, आप इस दिक्कत को मेरे को दूर करके दो.
दिस वॉज योर राइट टू बी हर्ड। अब बेटा हुआ क्या, जो आपकी कार बंद हुई थी आपकी गर्लफ्रेंड के साथ में, आपने कॉल करा कंप्लेंट सेल को, उन्होंने बोला हमको क्या, आपने कॉल करा कि मेरी ये कार खराब हो गई, वो बोले हमको क्या मतलब है, हमारे को तो हमारे पैसे मिल गए, अब आप जाओ और आपकी कार जाने, भाड़ में जाओ आप हमारी तरफ से। तो अब आप क्या करोगे, सर अब हम क्या कर सकते हैं, हम आ जाएंगे दूसरी कार खरीदेंगे? नहीं, यू पीपल कैन फाइल अ केस ऑल्सो, सो दैट इज योर नेक्स्ट राइट, राइट टू सीक रिड्रेसल। ये राइट ये कहता है दैट यू पीपल, अगर आप लोग किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सर्विस में किसी तरीके का लॉस या डैमेज या किसी भी तरीके की परेशानी फेस करते हो दैट, तो यू पीपल हैव द राइट टू गेट कंपनसेशन। कंपनसेशन अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी आप मैं बेसिक आपको समझा दूं तो कंपनसेशन आपको किस फॉर्म में मिल सकता है, पैसे के रूप में भी मिल सकता है, या वो आपकी कार को रिप्लेस करके दे दे, रिप्लेस कर दे आपके गुड को, या आपके गुड को जो डिफेक्ट था उस कार में, जो डिफेक्ट का था उसको सही करके दे दे। तो अलग अलग तरीके से कंपनसेशन मिल सकता है। जब हम क्लास के, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा आपका कंपनसेशन का, तो मैंने क्लास के एंड में रखा है। जब आप क्लास के एंड में पहुंचोगे तो हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपका कंपनसेशन, आपकी रेमेडी भी कितने तरीके से हो सकती है। So consumer has the right to get compensation or seek redressal against unfair trade practices or any other exploitation. Compensation in the form of money or replacement of goods, नई कार दे दी, or repair of defect in the goods as per the satisfaction of consumer। आप लोगों की जो इच्छा है कि मेरे को पैसा दो या मेरे डिफेक्ट को दूर करो या मेरे को तो नई कार दो। दिस राइट अश्योर्स जस्टिस टू कंज्यूमर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और बेटा इस चीज को, ये कंपनसेशन लेने के लिए, केस फाइल करने के लिए वेरियस रिड्रेसल फॉरम्स आर सेटअप। अच्छा सर, वो जो आप रिड्रेसल एजेंसी जो आप बता रहे थे कि यहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हमारे कंज्यूमर केसेस की कोर्ट है, ये क्या है हमारी कंज्यूमर केसेस की कोर्ट, रिड्रेसल फॉर्म्स। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको कि कितने तरीके की होती है हमारी रिड्रेसल फॉर्म्स और कौन सा केस कहां पे फाइल हो सकता है, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा आपके 4-5 राइट तो हो चुके हैं। आपका लास्ट 6th एंड द लास्ट राइट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये राइट ये कहता है कि हर वो कंज्यूमर, आप लोग या हर वो कंज्यूमर को राइट है एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बनने का, कंज्यूमर एजुकेशन लेने का, अपने राइट्स को जानने का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानने का। और इसी राइट की वजह से गवर्नमेंट ने इसको, कंज्यूमर एजुकेशन को स्कूल करिकुलम में भी दिया है। सर स्कूल करिकुलम में भी है, कौन सी क्लास में है सर? तो नालायको, जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो ये इसी वजह से है, इस राइट की वजह से ही, बिकॉज ऑफ द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन हम आज ये क्लास पढ़ रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो इस राइट की वजह से ही है। केवल आपकी स्कूल में नहीं, कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, कई कॉलेजेस में भी ये चैप्टर पढ़ाया जाता है ताकि लोगों को कंज्यूमर एजुकेशन दे पाए। और केवल कॉलेजेस स्कूल्स में ही नहीं, कई लोग ऐसे भी होंगे जो बेटा स्कूल और कॉलेजेस से निकल चुके हैं, तो उनको जानने के लिए, उनको भी एजुकेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मीडिया का यूज करती है। आप लोगों ने कभी एड सुना हो तो, जागो ग्राहक जागो, हाँ सर ये बिल्कुल हमने सुना है, बहुत बजता रहता था। तो बेटा ये क्या था बेटा, दिस वाज बिकॉज ऑफ दिस राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स बनाना चाहती थी, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना था कि जो भी लिटरेट, पढ़ा लिखा कंज्यूमर है वो तो केस फाइल कर सकता है, लेकिन जो भी इलिटरेट या अनइन्फॉर्म्ड कंज्यूमर है उसको हमको इन्फॉर्म करना जरूरी है। इट इज राइट ऑफ कंज्यूमर टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल्स to be an informed consumer. Government of India has included consumer education in school curriculum, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, and in universities. Government is also making use of media. बेटा मैंने आपको क्या बोला, पॉइंट और पॉइंट के अंदर क्या लिखना है, दोनों चीजें मैं आपको समझाऊंगा, आपको सुनते हुए चलना है। बेटा मैं अंदर की भी आपको एग्जांपल्स ऐसे यूज करता हूं कि कंज्यूमर एजुकेशन आपके स्कूल करिकुलम में, यूनिवर्सिटीज में, और मैंने आपको ये जागो ग्राहक जागो का एग्जांपल बताया कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग यूज of media to make the consumers aware of their rights and make wise use of their money. तो बेटा ये तो थे आपके कुछ राइट्स। नहीं, हाँ एक पॉइंट और देख लेते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे जाने से पहले। आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए, कई बच्चों का तो क्वेश्चन आ भी चुका होगा और नहीं आया, तो आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आपने ये जो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन बताया और आपने राइट टू इंफॉर्मेशन बताया,
तो सर ये दोनों तो एक ही चीज है ना, ये बार बार अलग अलग क्यों दिखा, एक साथ में ही लिख के दे दी थी, पागल है हमारा गवर्नमेंट भी। तो व्हाट इज द पॉइंट टू बी नोटेड हेयर, द डिफरेंस बिटवीन राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो बेटा राइट टू इंफॉर्मेशन तो ये कहता है कि कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन जानने का हक है, किस चीज की, उस प्रोडक्ट की जो वो खरीद रहा है या वो खरीदना चाहता है। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन ये कहता है कि कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन मिलने का हक है, किस चीज की, उन राइट्स की जो उसके पास में अवेलेबल है, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सीक रिड्रेसल्स। इन राइट्स को जानना, इनकी इंफॉर्मेशन, इनकी एजुकेशन लेने का हक क्या कहता है हमारा, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। और ये राइट टू इंफॉर्मेशन कहता है केवल उस प्रोडक्ट के बारे में जो वो खरीदना चाहता है। इस राइट टू इंफॉर्मेशन, यहां पे इंफॉर्मेशन देता है वो मैन्युफैक्चरर, वो सप्लायर जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है। आप लेस के चिप्स जो खा रहे हो तो लेस के मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है आपको ये इंफॉर्मेशन देने की, और यहां पे आपको इंफॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी है हमारी गवर्नमेंट, हमारी एनजीओस की। जैसे कि गवर्नमेंट ने आपकी स्कूल करिकुलम में, आपकी इस बुक में इस चैप्टर को डाला, यहां पे इंफॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी है हमारे गवर्नमेंट की। सो दिस वाज अ मेजर, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बाय यू ऑल। Right to information informs about the product, its content, use, and right to consumer education informs consumers about their right, कि हमारे पास में क्या क्या rights है। In right to information, information is given by the manufacturer. In right to education, information is given by the government, NGO, etc. अब चलते हैं बेटा हम हमारे consumer responsibility के ऊपर। हर right, हर दायित्व कुछ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में भी आता है। तो आप लोगों की एज ए कंज्यूमर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। आपकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। बेटा इस चीज को याद कराने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कर्ण का। आप लोगों ने महाभारत तो देखी होगी, हाँ सर बिल्कुल देखी है। तो बेटा महाभारत में कर्ण के साथ में क्या हुआ था, कर्ण बहुत ही शक्तिशाली था, गजब का शक्तिशाली, हाँ सर ये तो हमने सुना था। लेकिन कर्ण को एक श्राप था, हमारे परशुराम जी जो इनके गुरु थे, उन्होंने इसको श्राप दिया था कि जब भी तेरे को अपनी शक्तियों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी तभी तू अपनी शक्तियों को भूल जाएगा। हाँ सर ऐसा किया था, जब भी इसको अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का काम आएगा ये उन शक्तियों को भूल जाएगा। लेकिन सर इस एग्जाम्पल को आप यहाँ पे क्यों लेके आए हो, अपन तो कंज्यूमर एजुकेशन पढ़ रहे थे ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कर्ण अपनी शक्तियों को भूल गया था, वैसे आप लोग एज कंज्यूमर इन शक्तियों को नहीं भूलो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अधिकार तो दे दिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, आपको इतने सारे राइट दे दिए। लेकिन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन राइट्स को एक्सरसाइज करो। अगर आपकी कार रास्ते में खराब हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीधा अपने है ना उसको एक फैक्ट्री वाले के पास में ले जाऊंगा, उस फैक्ट्री वाले को पैसे दूंगा, अपनी कार को सही करा लूंगा और उनको कुछ ही नहीं बोलूंगा। यू हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल, आप उस कंपनी पे केस कर सकते हो और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने उस राइट को एक्सरसाइज करो। Under Consumer Protection Act, consumer is granted various rights and these rights will be useful only when consumer exercises his rights. Example, consumer must file a complaint if he is not satisfied about the quality of product. The second responsibility is that you should be a cautious consumer. बेटा आप लोग गए दुकान के ऊपर और दुकान वाले को बोले कि भैया मुझको है ना कोलगेट दे दो या चिप्स दे दो। दुकान वाले ने दे दी, आप लोगों ने एक्सपायरी डेट पढ़ी 4 अप्रैल 2022। आप लोग बोले अभी तो दिसंबर चल रहा है और इसकी एक्सपायरी डेट है अप्रैल की। बोला अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ही लिख देते हैं, ये तो एकदम सही है, आप खा के देखना। और आप ठीक है, आप कह रहे हो तो बचपन से आपके पास आ रहा हूँ, खा लेता हूँ। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड बी ए कॉशियस कंज्यूमर, यू शुड नॉट बिलीव ब्लाइंडली। आप अंधे होके जो भी सामने वाला मैन्युफैक्चरर, सामने वाला रिटेलर कह रहा है, आपको अंधे होके उसकी सारी बात को नहीं मानना है। Consumer should not blindly believe on the words of seller. He must insist on getting full information. आपको insist करना चाहिए मेरे को सारी information दो, या आपको उसको blindly follow नहीं करना। You should be a cautious consumer. The third responsibility of you people is consumer must be quality conscious.
तो बेटा आप ये जो फ्लिप फ्लॉप देख रहे हो, इनको देख के ज़्यादा खुश मत होना कि वाह सर क्या शानदार फ्लिप फ्लॉप है। ये एडिबास है, ढंग से पढ़ना, ये एडिडास नहीं है, एडिबास है। अच्छा सर ये वो फर्स्ट कॉपी की बात कर रहे हो आप? हाँ सर हमने काफ़ी सुना है, एडिबास, निक्की, रीबुक, पोमा, ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये सारी डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स होते हैं। अरे सर ये बहुत बेकार चीज है डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स। तो बेटा आप लोग ये बड़ी बड़ी बातें भी कर लेते हो कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए, ये सब नहीं होने चाहिए, और आप उनको खरीदते भी हो। और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को खरीदो तो खरीदो, वो सब तो छोड़ो। ये जो कुकर वगैरह होते हैं ना, कुकर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, सिलेंडर वगैरह, इनके ऊपर ISI मार्क्स आते हैं। आपका जो हेलमेट आता है उसके ऊपर भी ISI मार्क आता है। हाँ सर आता तो है, लेकिन फिर भी आप बिना ISI मार्क वाले हेलमेट कई बार पहन के चल जाते हो कि यार ये सस्ते में आ रहा है 50-100 रुपए में। कई बार तो मेट्रो का जो काम चलता रहता है वो वाले हेलमेट आप पहन लेते हो बिना ISI मार्क के। क्यों? क्योंकि वो सस्ते में मिल रहा है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू शुड बी क्वालिटी कॉन्शियस। आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदो, कुकर, हेलमेट वगैरह, तो यू शुड लुक फॉर दैट क्वालिटी मार्क कि इस पे ISI मार्क है कि नहीं है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी क्वालिटी कॉन्शियस। Problem of supply of adulterated and duplicate goods can be solved only when consumer himself stops compromising the quality of product. Adibas खरीदना बंद करो और Adidas खरीदना चालू करो. While purchasing the goods and services, consumer must look for quality marks such as ISI, egg mark. ISI आप लोगों को पता है क्या होता है, एग मार्क क्या है, वो आप लोगों के लिए सस्पेंस है। थोड़ी सी देर बाद में, 10 मिनट के बाद में वो सस्पेंस भी आपका खुलने वाला है क्लास के आगे। Your next responsibility is that you should not be carried away by advertisements. बेटा आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखा फेयर एंड लवली कि 10 दिन के अंदर यहां से यहां विक्की कौशल से सलमान खान बन जाओ। बोले वैसे तो सर हमको बनना नहीं है सलमान खान, हम विक्की कौशल ही रहना चाहते हैं। बट फिर भी आप लोगों ने ये ऐड देखा कि 10 दिन में इतना से इतना गोरे हो जाएंगे, या आप डीओ लगाओगे तो आपके पास में इतनी सारी लड़कियां आ जाएगी, सब आप पे अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड नॉट बी कैरिड अवे बाय दीज एडवर्टीजमेंट्स। ये जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ना बेटा, ये एग्जिग्रेट करके बताते हैं, सब चीजों को बड़ा बड़ा के बताते हैं। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड नॉट बी कैरिड अवे बाय दीज एडवर्टीजमेंट्स। और आपको रिपोर्ट करना चाहिए इन एडवर्टीजमेंट्स को कि ऐसा चीज मैं खुद यूज करके देखा हूं, आपको एक्चुअल यूज करना है। और अगर आपको लगता है ये ज्यादा एग्जिग्रेट करने तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए कि ऐसे एडवर्टीजमेंट्स नहीं चले। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Advertisements often exaggerate the qualities and features of product. Consumer must compare the actual use of product with the use shown in advertisement, and whenever there is any discrepancy, it must be brought to the notice of sponsor of advertisement and insist, मना भी करना है कि ये एड्स को शो नहीं किया जाए, and insist to stop showing exaggerate qualities. And your next responsibility is filing complaints for the redressal of genuine grievances. आप लोगों ने एक बिस्किट खरीदा, हाँ सर हमने खरीदा, उस पार्ले जी के अंदर 8 बिस्किट आने चाहिए थे लेकिन केवल 4 ही आए। तो आप लोगों को दुख तो हुआ, लेकिन आप देखिए चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इट वॉज नॉट ए जेन्युइन ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब होता है रोना धोना, वो कोई जेन्युइन नहीं था, आपने उसको चलने दिया। लेकिन आप लोगों ने कार खरीदी और वो बीच में ही बंद हो गई, आप लोगों को 26 लाख का नुकसान हो गया। या आपने जो बिस्किट खरीदा था उसमें 8 में से 8 निकले थे लेकिन वो सड़े हुए थे, उनमें फंगस लगी हुई थी और आपको फूड पॉइजनिंग हो गई। तो अगर आपका जेन्युइन ग्रीवेंस है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइल कंप्लेंट। अगर आप उसके खिलाफ केस नहीं करते तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइल कंप्लेंट्स अगेंस्ट जेन्युइन ग्रीवेंसेस। आपके जो जेन्युइन रोना धोना है उन पे आपको कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग एंड चूज ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है? तो अभी कुछ टाइम पहले कोरोना की जो सेकंड वेव आई थी तो आप सब लोगों ने सुना था, कई लोगों ने इस ऑक्सीजन टैंक, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, ये कई लोग अपने घर पे ला के रख लिए थे ब्लैक मार्केटिंग में। कई लोगों ने रेमडेसिविर, आपने दवाई के बारे में सुना होगा, वो अपने घर पे ले आए थे। ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके आ गए थे। क्या कर रहे थे वो लोग? ब्लैक मार्केटिंग। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन दिस ब्लैक मार्केटिंग एंड शुड चूज
ओनली द लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप पिक्चर देखने जा रहे हो तो जेन्युइन पैसा दो, लीगल पैसा दो, लीगल टिकट खरीदो। ब्लैक में जो टिकट बिकती है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू बाय दोज टिकट्स। Be aware of variety of goods and services available in the market. It is also one of your responsibility that you should be aware of the various goods and services available in the market. अगर आप शूज़ लेने जा रहे हो, दुकानदार ने बोला ये एडिडास के शूज़ है, तो केवल आपको उसी को नहीं खरीदना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीके की गुड्स अवेलेबल है। आप टीवी खरीदने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए LCD भी है, LED भी है, सोनी कंपनी का भी है, वीडियो कंपनी का भी है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ variety of goods and services available in the market. So these were some of the basic बहुत easy responsibilities जो भी हमने कवर करी। अब आता है बेटा important topic, redressal agencies। हाँ सर, हम भी इसी टॉपिक का वेट कर रहे थे, अभी तक तो बहुत इजी सा बोरिंग सा चल रहा था। रिड्रेसल एजेंसीज कि अगर हमको केस फाइल करना हो तो हम कैसे करें। तो अगर आप लोगों को केस फाइल करना हो तो आप कहाँ पे जाओगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, यू विल गो टू दीज रिड्रेसल एजेंसीज। तो कितनी तरीके की हमारी रिड्रेसल एजेंसीज है बेटा, हमारी 3 तरीके की रिड्रेसल एजेंसी है। पहला डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दूसरा स्टेट कमीशन एंड द थर्ड वन नेशनल कमीशन। इन तीनों के बारे में बताऊं, अगर आप लोगों को जो नुकसान हुआ, जो आपका प्रोडक्ट था, अगर वो 1 करोड़ तक का है, कितने का, 1 करोड़, तो आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक का है तो आप कहां जाओगे, स्टेट कमीशन में। और अगर वो 10 करोड़ से ज्यादा का है तो आप जाओगे नेशनल कमीशन में। क्या बोला मैंने, 1 करोड़ तक का डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का स्टेट में, और 10 करोड़ से ऊपर का नेशनल कमीशन में। अभी जो मैंने आप लोगों को बात बोली है ना, उसी को मैं एक्सेप्शन देने वाला हूं, अपनी बात को मैं काटने वाला हूं एक छोटे से पॉइंट में। लेकिन बेसिक पॉइंट हमको क्या बात याद करनी है, सबसे पहले 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट, 1 से 10 तक स्टेट और 10 के ऊपर नेशनल। कंप्लेंट्स फॉर गुड्स और सर्विस वर्थ ₹1 करोड़ और लेस कैन बी फाइल्ड इन दिस एजेंसी। अब बेटा ये जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है ना, ये ऐसा तो है नहीं कि हाई कोर्ट की तो एक बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग में एक ऑफिस बनाया जाता है, तो उस ऑफिस को बनाते कैसे हैं वो, तो उसमें 3 मेंबर होते हैं। कौन होते हैं वो 3 मेंबर, एक तो होता है प्रेसिडेंट, ठीक है सर, और उसके 2 छुटपुटिये होते हैं। जैसे आप लोगों की क्लास में होता है ना, एक तो गुंडा और साथ में उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चलता है, वैसे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में भी एक तो होता है प्रेसिडेंट और उसके 2 मेंबर्स होते हैं। और इन लोगों को अपॉइंट पता है कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है ना, राजस्थान में हमारे गहलोत साहब, मध्य प्रदेश में कोई और, गुजरात में कोई और, महाराष्ट्र में कोई और, ओडिशा में कोई और, हर जगह अलग अलग हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो इन बंदों को अपॉइंट करने का काम किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। दूसरी चीज मैंने क्या बोला, एक तो है गुंडा और 2 उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो उस गुंडे को अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। और उस गुंडे की क्वालिफिकेशन पता है आप लोगों को क्या होनी चाहिए, वो जज होना चाहिए। सर जज होना चाहिए, हाँ, या तो रिटायर्ड या वर्किंग। और किसका जज होना चाहिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए। सर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होती है, तो बेटा एक तो होती है आपकी सुप्रीम कोर्ट, एक होती है आपकी हाई कोर्ट, और कुछ आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। जैसे कि आप हर लोगों के, जैसे आप हो सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है, उसमें कुछ सेशन कोर्ट होगी, कोई भी अलग अलग तरीके की छोटी मोटी कोर्ट होती है। जैसे जहाँ पे अपने किसी के होता है ना, ये शादी टूट जाती है, विधवा वगैरह, इसके जो केसेस वगैरह होते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके की फैमिली कोर्ट वगैरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है। तो वो बंदा, वो प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए, रिटायर्ड या वर्किंग जज किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। मेन पॉइंट क्या था, 1 करोड़ या उससे कम के केस होंगे हमारे यहाँ पे इस पे फाइल। अब एक एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं इस एग्जाम्पल में। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेके आया हूँ कि आप लोगों को याद रहेगा हमेशा ये पॉइंट, कैसी भी केस स्टडी आ जाए, कैसी भी हो जाए, आप भूलोगे नहीं इस पॉइंट को। तो आप लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा था, क्या प्रोडक्ट खरीदा था, प्रोटीन पाउडर। आप लोगों ने बोला कि सर मैं बॉडी बना के रहूंगा, मेरी बाबू ने मुझे कहा है कि मुझको एब्स चाहिए, तो आप लोगों ने प्रोटीन पाउडर ऑर्डर कर लिया। अब आप लोगों ने ऑर्डर कर लिया, आप प्रोटीन पाउडर पीने लग गए। अब पीने के बाद में आपको पता चला उस प्रोटीन पाउडर में लिखा हुआ था 30 ग्राम एक स्कूप में 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। आप रोज लेते रहे, फिर भी आपकी बॉडी नहीं बनी। आपने उसका लैब टेस्ट करवाया तो आपको पता चला उसमें
24 ग्राम नहीं, 10 ग्राम ही प्रोटीन था, 10 भी नहीं 8 ग्राम ही प्रोटीन था, तो आप लोग केस करते हो उसके ऊपर, उस कंपनी के ऊपर। तो अब जब आप केस करोगे तो आप कहां पे जाओगे सर? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक गुंडा, प्रेसिडेंट और उसके 2 मेंबर बैठे हुए हैं, और वो प्रेसिडेंट कौन है सर? वो जज है किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। तो क्या आपको लगता है उस प्रेसिडेंट को इतनी चीज पता होगी कि उस प्रोटीन पाउडर की स्कूप में कितना प्रोटीन है? तो कई बार हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जो प्रेसिडेंट होता है, उनको कई चीजें पता नहीं होती। सो इफ रिक्वायर्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन can send those goods to laboratory and can give the decision on the base of laboratory report। वो जो स्कूप है आपका प्रोटीन पाउडर का, उसको लेबोरेटरी में भेजेंगे, उसका लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे, और जो लेबोरेटरी टेस्ट से जो एविडेंस आएगा, हाँ यार ये तो सच बात है, इसमें तो सच में 30 ग्राम में केवल 10 ग्राम ही प्रोटीन दे रहे हैं और लिख रहे हैं 24 ग्राम प्रोटीन, तो जो भी उस लेबोरेटरी टेस्ट का हमारी लेबोरेटरी रिपोर्ट आएगी, उसके बेस पे वो अपना जजमेंट दे सकते हैं। Agency sends the goods for testing in laboratory if required and gives decision on basis of laboratory report। तो लेबोरेटरी रिपोर्ट का डिसीजन आ गया। अब डिसीजन पता है क्या आया? हाँ सर बताओ। डिसीजन आया कि इस प्रोटीन के अंदर 24 ग्राम प्रोटीन ही है। आप लोगों ने बोला था 10 ग्राम प्रोटीन है आपकी लेबोरेटरी टेस्ट पे, लेकिन पता नहीं किसी ने डिस्ट्रिक्ट कमीशन को पैसे खिला दिए उस प्रेसिडेंट को, या किसी ने भी कुछ भी ऐसा बात आया, जो केस आपने फाइल किया था वो आया हमारी कंपनी के साथ में, कंपनी ने पता नहीं पैसे दे दिए थे क्या दे दिए थे, उसके पास में आया। तो अब आप आए और आप खूब रोए, फूट फूट के रोए कि सर एक तो मैंने कार खरीदी थी, मैंने प्रोटीन पाउडर भी खरीदा था, सर 26 लाख की कार गई, 2000 रुपए का मेरा प्रोटीन पाउडर गया, गर्लफ्रेंड गई वो अलग, सर क्या करूं मैं? तो मैं आपको बोला आप लोग शांत हो। सबसे पहले तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन आपके खिलाफ ऑर्डर दे दे तो भी आप वापस से केस फाइल कर सकते हो। सर वापस से कहां पे? स्टेट कमीशन में। 45 दिन के अंदर जिसने डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने आपको जो ऑर्डर दिया, उसके 45 दिन के अंदर आप स्टेट कमीशन में वापस से केस फाइल कर सकते हो। तो यहां पे मैंने एक्सेप्शन दे दिया है मेरी बात का। मैंने आपको क्या बोला था? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस फाइल होगा अगर 1 करोड़ तक का होगा, और स्टेट कमीशन में केस फाइल होगा अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का होगा। लेकिन हमारी स्टेट कोर्ट में केस तब भी फाइल हो सकता है अगर वो 1 करोड़ से कम का हो। कब? जब वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ऑलरेडी उस पे केस पे नतीजा आ चुका है और वो हमारी जो कंपनी थी उसके खिलाफ गया था, तो 1 करोड़ से कम के केस को भी हम फाइल कर सकते हैं। कहां पे? हमारे स्टेट कमीशन में। If the aggrieved party is not satisfied by the jurisdiction of district commission, then they can file an appeal against the judgment in state commission within 45 days। 45 दिन के अंदर आप स्टेट कमीशन में वापस से केस लगा सकते हो। अब चलते हैं हमारे स्टेट कमीशन के ऊपर। तो बेटा हमारे स्टेट कमीशन में कौन सी कंप्लेंट फाइल होगी? कंप्लेंट्स फॉर गुड्स और सर्विसेज वर्थ मोर देन 1 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़ कैन बी फाइल्ड इन दिस एजेंसी। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 1 करोड़ से कम भी कैसे, किस कंडीशन में फाइल हो सकती है। पहले वो फाइल होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में वो हार गए तो आप वापस से स्टेट कमीशन में अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, जैसे हमारा ये बेटा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन ही आ गया, इसको काट के स्टेट कमीशन कर देना। गलती से डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट को काट के स्टेट कर देना। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक गुंडा था, उसका एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड था। बेटा यहां पे भी एक गुंडा है, लेकिन उसके कम से कम 2 लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो है। सर मतलब वहां पे तो एक गुंडा था और एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड था, एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर थे। यहां पे एक प्रेसिडेंट और एटलीस्ट 2 मेंबर है, यानी कि कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा सर वहां पे तो एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर थे, यहां पे एक प्रेसिडेंट और कम से कम 2 मेंबर है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वहां पे प्रेसिडेंट था रिटायर्ड या वर्किंग जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, लेकिन यहां पे प्रेसिडेंट होगा रिटायर्ड या वर्किंग जज हाई कोर्ट का। वहां पे प्रेसिडेंट को अपॉइंट करा था हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने, यहां पे भी हमारे प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड एट लीस्ट 2 अदर मेंबर्स। प्रेसिडेंट कौन होगा? रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहां पे है हाई कोर्ट। दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट।
यहां पे भी आपको दोबारा से वो बात लिखनी है, मैंने लिखी नहीं है क्योंकि बार बार समझाने का लिखने का मतलब नहीं है कि अगर स्टेट एजेंसी को भी किसी रिक्वायर्ड है, वही प्रोटीन पाउडर वाली बात, अगर उसको रिक्वायर्ड है, इफ रिक्वायर्ड वो लेबोरेटरी में भेज सकती है और लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से वो अपना जजमेंट दे सकती है। तो आप लोगों ने स्टेट कमीशन में केस फाइल कर दिया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हार के, अब स्टेट कमीशन ने देखा, वापस से लेबोरेटरी टेस्ट में भिजवाया और उन्होंने भी कंपनी के हिसाब से उसको फाइल कर दिया। आप फिर आए रोते हुए, सर मेरी कार का जो मैंने केस फाइल किया था और मैंने जो प्रोटीन पाउडर का केस फाइल किया था, मैंने कहा रो मत, शांत हो। सर मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हार गया था, आप लोगों ने बोला स्टेट कमीशन में फाइल करो, मैंने वहां पे फाइल कर दिया। सर पता है क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? सर मैं वहां पे भी हार गया, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना सर, अब तो मेरी गर्लफ्रेंड भी चली गई, कार भी चली गई, मेरा प्रोटीन पाउडर भी चले गया। मैं बोला आप लोग शांत हो, अगर आप स्टेट कमीशन में भी हार जाते हो तो आप नेशनल कमीशन में भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा सर आगे भी अप्लाई कर सकते हैं? आप स्टेट कमीशन में हारने के बाद में नेशनल कमीशन में भी अप्लाई कर सकते हो, कंडीशन 30 दिन के अंदर। वहां पे आपको करना था 45 दिन, 45 डेज में, यहां पे आप कर सकते हो केवल 30 दिन के अंदर, और आपको साथ साथ में फाइन मनी का 50% भी देना पड़ेगा। स्टेट कमीशन अगर आप पे कोई फाइन लगा देता है, आप पे कोई फाइन, कोई जुर्माना लगा देता है, उसका 50% आपको पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप आगे नेशनल कमीशन में केस फाइल कर सकते हो। तो हमारी नेशनल में कौन से केस फाइल होते हैं? कंप्लेंट्स कैन बी फाइल्ड इन नेशनल कमीशन इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड्स 10 करोड़। अगर 10 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है तो हमारे नेशनल कमीशन में कंप्लेंट्स फाइल होती है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि अगर वैल्यू 10 करोड़ से कम है तो भी फाइल हो सकती है। कब हो सकती है? जब वो स्टेट कमीशन में हार जाए तो वो अप्लाई कर सकता है 50% ऑफ फाइन मनी देके 30 दिन के अंदर अंदर हमारे नेशनल कमीशन में। क्या 1 करोड़ से कम अगर वैल्यू हो तो नेशनल कमीशन में केस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कब आ सकता है बेटा? जब आपने डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अप्लाई कराओ, आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हार गए, आप 45 दिन के अंदर स्टेट कमीशन में अप्लाई करोगे, आप स्टेट कमीशन में भी हार गए तो आप 30 दिन के अंदर अंदर 50% ऑफ फाइन मनी को डिपॉजिट करके नेशनल कमीशन में भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप जनरली देखो, सबसे पहली चीज देखो तो इस कमीशन में कौन से केस फाइल होने वाले हैं? 10 करोड़ या उससे ज्यादा। और बेटा डिस्ट्रिक्ट कमीशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक गुंडा है, उसके एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड है। स्टेट कमीशन में मैंने आपको बताया एक गुंडा है, उसके एक लेफ्ट और एक राइट तो है ही, एटलीस्ट उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। हमारे नेशनल कमीशन में एक गुंडा है और उसके 4 छुटपुटिये दोस्त हैं। सर 4 है यहाँ पे? हाँ बेटा, एक गुंडा और उसके 4 अदर मेंबर्स, और उन 4 अदर मेंबर्स में से एक वुमेन भी होनी चाहिए। आपने वो पिक्चर देखी होगी ना, कौन सी, वो शाहरुख खान और वो ऐश्वर्या राय वाली, उसमें शाहरुख खान की जो गुंडी होती है, या ऐसे समझ लो आलिया भट्ट के एग्जांपल पे गुंडी है कह रहे तू, तो यहाँ पे हमारा एक गुंडा, एक प्रेसिडेंट है और उसके 4 अदर मेंबर्स है, और उन अदर मेंबर्स में से एक हमारी आलिया भट्ट, एक हमारी वुमेन होनी चाहिए। नेशनल कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड 4 मेंबर्स, वन ऑफ whom shall be a woman। और इन बंदों को कौन अपॉइंट करेगा? सर स्टेट गवर्नमेंट। तो ध्यान देने वाली क्या बात है, यहां पे इन बंदों को अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन में तो अपॉइंट कर रही थी स्टेट गवर्नमेंट, यहां पे अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेम टू सेम बात आपको दोबारा लिखनी है। अगर इफ रिक्वायर्ड, अगर नेशनल कमीशन को रिक्वायर्ड है तो वो लेबोरेटरी लैब्स में भेज सकती है उस प्रोडक्ट को, लेबोरेटरी रिपोर्ट के हिसाब से अपने डिसीजन को दे सकती है, जैसे कि मैंने आपको प्रोटीन का एग्जांपल बताया था। तो अब आप लोग नेशनल कमीशन में चले गए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हारे, स्टेट में हारे, अब आप नेशनल कमीशन में चले गए कि ये तो मेरे साथ में इंसाफ करेगी। बेटा पता है क्या हुआ? सर उसने कर दिया होगा इंसाफ, नेशनल कमीशन ने भी केस को कंपनी के हिसाब से कर दिया। आप फिर मेरे पास रोते हुए आए, सर मेरी आखिरी उम्मीद थी मेरी गर्लफ्रेंड की, मेरी कार की, मेरे प्रोटीन पाउडर की, नेशनल कमीशन। और सर पता है आपको नेशनल कमीशन ने क्या करा? सर उसने भी मेरा केस खारिज कर दिया। ये सर कंपनी वाले, सर पता नहीं इनके पास में कितने पैसे हैं, ये सारे जज को, सारे प्रेसिडेंट को पैसा पहुंचा देते हैं और मेरा केस आगे से आगे बढ़े जा रहा है। अब तो सर नेशनल भी आ गया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इसके आगे तो आपने पढ़ाया ही नहीं हमको। सर अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता ना। मैं आपको बोला शांत हो, अगर आप नेशनल कमीशन में भी हार सकते हो तो आप आगे केस कर सकते हो। पता है कहां पे?
सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आप दोबारा केस कर सकते हो विद इन 30 डेज, लेकिन कंडीशन आप पे जो फाइन लगाया गया है उसका 50% आपको पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा। कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन नेशनल कमीशन विच एक्सीड्स ₹10 करोड़, ये अपना हो गया था। इफ एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट देन दे कैन फाइल ए कंप्लेंट इन सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डेज बाय डिपॉजिटिंग 50% ऑफ फाइन मनी। तो बेटा यहां पे खत्म होता है हमारा रिड्रेसल एजेंसीज के वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, कि हमारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, उनका काम क्या होता है। तो बेटा हुआ क्या, आज से पहले जब 11th क्लास में आप लोग थे तो आप लोगों की बहुत लड़ाई होती थी। सर आपको कैसे पता? बेटा मुझे सब पता है। आप लोग नए नए 11th क्लास में आए थे, सेक्शंस अलग हुए थे, कोई दोस्त चले गए साइंस में, कोई कहाँ। आपकी बहुत लड़ाई होती थी वो साइंस वाले लोगों से, और आप पिट पिट के आ जाते थे। कई बार पिट जाते थे, कई बार है ना ऐसी लड़ाई होती रहती थी। लेकिन अब 12th क्लास में आपकी लड़ाई नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया है, सेक्शन डी ग्रुप, सेक्शन बी ग्रुप, बैड बॉयज ऑफ स्कूल, गुंडा बॉयज ऑफ स्कूल। आप लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया है, और इस ग्रुप बनाने की वजह से आप लोगों की लड़ाई नहीं होती। वैसे ही हमारी गवर्नमेंट का भी ये सोचना था कि कई बार कंज्यूमर्स अकेले पड़ जाते हैं, जैसे आप लोग अकेले पड़ गए थे, और ये बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में बहुत पैसा होता है, इनके पास में इतना पैसा होता है कि ये खरीद सकती है किसी को भी। तो जब हमारे कंज्यूमर्स अकेले पड़ जाते हैं, वो बेचारे अपना केस फाइल नहीं करते, तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कुछ उनका ग्रुप होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने ग्रुप बनाया था, वैसे हमारे कंज्यूमर्स का भी कुछ ग्रुप होना चाहिए। उन्हीं ग्रुप को हम कहते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। और ऐसी फिलहाल इंडिया में 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है। जैसे आपका बैड बॉयज, आपका गुंडा बॉयज ऑफ स्कूल ग्रुप था, ऐसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस टोटल 500 है। उनमें से कुछ पॉपुलर का मैं नाम आपके लिए लेके आया हूं। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई, सिटीजन एक्शन ग्रुप मुंबई, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद, कॉमन कॉज न्यू दिल्ली। बेटा ये कुछ गुंडा ग्रुप्स हैं हमारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के। ये लोग क्या करते हैं, इनके क्या फंक्शंस है, ये लोग बताते हैं, जागरूक करते हैं कंज्यूमर्स को अपनी क्वालिटी के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, उनको मोटिवेट करते हैं कि हेलमेट ले रहे हो तो ISI मार्क का ही ले हो। और बेटा कई विलेजर्स, कई जनरल पब्लिक होती है जिनके पास में बेचारे पैसे नहीं होते, ये उनके बिहाफ पे केस भी फाइल करते हैं। जैसे जब आप लोगों के साथ में प्रोटीन वाली चोट हुई, कार वाली चोट हुई, तो आपके पास में पैसे नहीं थे वकील को देने के, केस फाइल करने के, तो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास आई कि तुम चिंता मत करो, हम है बैड बॉयज, गुंडा बॉयज ऑफ सोसाइटी, हम है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, हम तुम्हारे बिहाफ पे केस करेंगे उस कंपनी के खिलाफ। तो these are some of the functions of these consumer organization. First, educating the villagers general public about consumer rights by training seminars. आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो मेरे से क्लास ले रहे हैं, आप लोगों को तो पता है अपने राइट्स के बारे में, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल। लेकिन कई बेचारे ऐसे गांव में रहने वाले लोग हैं, ऐसे जनरल पब्लिक है, तो हमारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, वो लोग कुछ ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं, कई सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं गांवों में जनरल पब्लिक के लिए, कि विलेजर्स को पता चले अपने अधिकारों के बारे में, कि आपके पास में राइट टू इंफॉर्मेशन है, आपके पास में राइट टू सीक रिड्रेसल है, आप केस कर सकते हो, उनको अपने अधिकारों का पता चले। आज मैं वो लेके आना भूल गया बुक। सर ये आप क्या पढ़ रहे हो? बेटा ये पीरियोडिकल है, ये मैगजीन जो है मेरी, ये एक पीरियोडिकल है। सर ये कहाँ से आई? बेटा ये मेरे को एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में दी थी, कॉमन कॉज दिल्ली में, उससे जुड़ा हुआ हूँ। मेरे राइट्स के बारे में। अच्छा ये नया राइट आया है, तो एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, रेगुलरली कुछ पीरियोडिकल्स को भी इशू करती है, कुछ मैगजीन्स को भी देती है लोगों को अपने अधिकारों के जानने के बारे में। पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स टू इम्पार्ट नॉलेज अबाउट कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, रिलीफ। आई होप आपको पता होगा पीरियोडिकल्स, वो मैगजीन, न्यूज़पेपर वगैरह, ये सब चीज़ें पीरियोडिकल्स होती है। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर्स बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एड, लीगल एडवाइस। जैसे आप लोगों को उन्होंने एक थोड़े से पैसे दिए थे कि जाओ एक वकील करो और केस करो, या आपके बिहाफ पे उन्होंने एक वकील को अपॉइंट कर दिया था, ये कुछ लीगल असिस्टेंस भी देती है। फाइलिंग कंप्लेंट्स इन कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स। ऐसे तो उनको, आपने उनको केवल वकील ही अपॉइंट करा था आपके लिए, वो कहती है कि तुम रुको, तुम्हारे बिहाफ पे मैं केस फाइल करूंगी। गवर्नमेंट ने इनको ये ऑथोराइज कर रखा है कि ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशंस है ये कंज्यूमर के बिहाफ पे केस फाइल कर सकती है। जैसे आपकी लड़ाई के बिहाफ पे आपके पूरा ग्रुप गया था ना, वैसे ही उस कंज्यूमर के बिहाफ पे ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस केस फाइल कर सकती है। मोटिवेटिंग पीपल टू आस्क फॉर क्वालिटी मार्क्स सच एज ISI मार्क, हेलमेट ले रहे हो तो ISI मार्क का लो, कुकर खरीद रहे हो तो ISI मार्क का करो। एग मार्क, एग मार्क क्या होता है बेटे? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर आता है। जैसे आप पता है ना, आप लोग विलेजर्स वगैरह, फार्मर्स वगैरह पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं और भी कई तरह की खाद वगैरह डालते हैं, तो उन सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा एग मार्क आता है। थोड़ी देर बाद में हम इसको भी कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, गुंडा बॉयज ऑफ सोसाइटी, कंज्यूमर्स ने जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है उसके क्या फायदे हैं? क्या फायदे? सबसे पहले तो वो एजुकेट करती है विलेजर्स और जनरल पब्लिक को अबाउट देयर कंज्यूमर राइट्स। वो कुछ पीरियोडिकल्स इशू करती है टू इम्पार्ट नॉलेज। वो लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है केस फाइल करने के लिए। वो आप लोगों के बिहाफ पे भी केस फाइल करती है और वो आप लोगों को मोटिवेट करती है कि जब भी गुड्स खरीदो तो क्वालिटी मार्क्स वाले खरीदो, ISI एग मार्क वगैरह वाले। सो दीज वर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ योर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज योर इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मैंने आप लोगों के माइंड में पूरी पिक्चर बना दी है कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर के राइट्स क्या है। तो अब आपको ये टॉपिक करना बहुत ही ईजी होने वाला है कि हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस भी दो तरीके की है। एक तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब सारे फायदे हमारे ही तो थे, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिजनेस के भी कुछ फायदे होते हैं कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के। सर वो कैसे? किसी भी बिजनेस को अगर लंबा टिकना है तो आप इशारा समझ गए होंगे, अगर वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करेगा, उनका फायदा करेगा, तो अल्टीमेटली हमारे बिजनेस का भी फायदा होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो कंज्यूमर इग्नोरेंस। आप जैसे तो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि अगर सर ने हमको बताया है कि अगर जेन्युइन ग्रीवेंस है, हमने बिस्किट खोला और उसमें फंगस थी, हमारे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जेन्युइन ग्रीवेंस है, तो हमको केस फाइल करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप तो इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर हो, लेकिन कई ऐसे कंज्यूमर है जो बेचारे इग्नोरेंट है, उनको पता ही नहीं है अपने राइट्स के बारे में, और उनको पता भी है तो भी वो इग्नोरेंट है कि यार कौन केस फाइल करेगा, कौन ये करेगा। तो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से जो इग्नोरेंट कस्टमर्स हैं उनको भी पता लगता है अपने राइट्स के बारे में, अपने रेमेडीज के बारे में, अपने रिलीफ के बारे में, कि अगर आप लोग केस फाइल करोगे तो आपको इतना इतना पैसा मिलेगा, आपका ये प्रोडक्ट रिफंड हो सकता है, आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज हो सकता है, आपको रिफंड मिल सकता है। ये सारे राइट्स रेमेडीज के बारे में कैसे पता लगेगा? हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द इग्नोरेंट कस्टमर्स रिगार्डिंग राइट्स एंड रेमेडीज रिड्रेसल एजेंसीज अवेलेबल टू देम। रिड्रेसल एजेंसीज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इन सब के बारे में कैसे पता लगेगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, बेटा मैंने क्या बोला, मैं आपका टॉपिक इतना इजी कर दूंगा, मैंने पहले ही आपको सारे टॉपिक समझा दिए ताकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग अनऑर्गेनाइज थे और 11th में आपकी ज्यादा लड़ाइयां होती थी, लेकिन क्योंकि आप ऑर्गेनाइज हो गए, आपने अपने एक ग्रुप बना लिया, गुंडा बॉयज ऑफ स्कूल, तो अब आपकी लड़ाइयां कम हो रही है। वैसे ही हमारी गवर्नमेंट भी ये कहती है कि हमारे जो कंज्यूमर्स है वो भी अनऑर्गेनाइज्ड है, और हमारी गवर्नमेंट ये प्रयास करती है कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बने ताकि वो केस फाइल कर पाए उन कंज्यूमर्स के बिहाफ पे, उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर पाए। इन इंडिया कंज्यूमर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, देयर आर वेरी फ्यू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी केवल 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस ही है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन encourages establishment of more consumer organizations and provides powers and rights to them as these organizations can file case on behalf of customers। ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है, ये कंज्यूमर के बिहाफ पे जो प्रोडक्ट खराब हुआ है, जो कार खराब हुई है, वो तो हुई है हमारे राम श्याम की, लेकिन ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, गुंडा बॉयज ऑफ स्कूल, ये आते हैं और उस राम और श्याम के बिहाफ पे केस फाइल करते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको ये पावर्स, इनको ये अधिकार दे रखे हैं कि आप उन कंज्यूमर्स के बिहाफ पे केस फाइल कर सकते हो। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है बेटा कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस स्टैब्लिश हो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से। द लास्ट, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। वैसे तो बेटा आज के टाइम पे हमारे जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो मार्केट का राजा है। जो भी वो चाहता है वैसा ही प्रोडक्ट बनाया जाता है। वो चाहता है एक्टिवा जैसी ऐसा यूटिलिटी वाला प्रोडक्ट होना चाहिए तो वैसा ही बनता है, जो भी वो चाहता है वैसे ही होता है।
लेकिन फिर भी हमारे जो कंज्यूमर है उसका वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन होता है। फिर भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है, उससे गलत पैसा निकालने की कोशिश करती है। जैसे कि ये फेयर एंड लवली कंपनी है, मैं उसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, बट फिर भी ये ऐसे एडवर्टीजमेंट देती है कि इतने से दिनों में इतने गोरे हो जाओ। डीओ वाले ऐड देते हैं कि आप ऐसे लगाओगे तो लड़कियाँ आप पे अट्रैक्ट होके आ जाएगी। तो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मदद करता है कि वो लोग एक्सप्लॉइट ना हुए। Although nowadays consumer is the king of market, but then also there is lot of exploitation of consumers as businessmen use various unfair trade practices to cheat. Consumer protection provides safeguard to consumers from such exploitation, और हमारा consumer protection उस exploitation से safeguard करता है हमारे consumers को। अब जैसे कि मैंने बोला कि consumer protection की कुछ फायदे कंज्यूमर्स को तो है ही, हमारे बिजनेसेस को भी है। तो हमारे बिजनेसेस को क्या क्या फायदे हैं हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के? सबसे पहला तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अगर किसी भी बिजनेस को बड़ा मार्केट कैप्चर करना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, किसी भी बिजनेस को लंबी रेस का घोड़ा बनना है, लंबे टाइम तक बिजनेस करना है, तो उसको अपने कंज्यूमर, अपने कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा और उनकी बातों को मानना पड़ेगा, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ना जाने कितनी चिप्स की कंपनियां आई, कितनी पेप्सी, जैसे हमारे पेप्सी आती थी ना, तो कोला कोका कोला का नाम कर दिया था, कोला बोला ऐसे करके कितनी सारी चिप्स, कितनी सारी इसकी कंपनीज आई, लेकिन वो चल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर चाहता था, जैसा वो प्रोडक्ट चाहता था, जो उसकी ग्रीवेंसेस थे, वो कंपनियां उसको दूर नहीं कर पाई और उनको बंद होना पड़ गया। तो अगर किसी भी बिजनेस को लंबी रेस का घोड़ा बनना है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, लंबे टाइम तक चलना चाहता है, तो उसको प्रोडक्ट्स को अपने कंज्यूमर के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। इन दिस कॉम्पिटिशन businesses can win and capture big share only when they are able to satisfy its customers by designing products keeping in mind the requirement of consumers। उनको वैसा ही प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जैसा हमारा कंज्यूमर चाहता है। दूसरा इंपॉर्टेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा आप लोगों की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चलते हुए रोड पे कचरा ना फेंको, आप स्कूल में पैर को घिस के ना चलो, आप बड़ों से तमीज से बात करो। ये सारी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वैसे ही एक बिजनेस की भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारी गवर्नमेंट का ये मानना है कि क्योंकि कंज्यूमर्स, क्योंकि ये जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो इनको पैसा दे रहा है, वो इनको प्रॉस्पर करने में मदद करता है, तो उन कंज्यूमर्स उस सोसाइटी के प्रति इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका दायित्व बनता है, इनका हक बनता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि इनको, इन कंज्यूमर्स को अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स देना होगा। और हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट राइट टू सेफ्टी, ऐसे चीजें, ऐसे राइट्स लाके इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में मदद करता है। उनको ऐसी चीजें दे देता है कि तुम्हारे, जो तुम हेलमेट बनाने वाली कंपनी है, कि तुमको क्वालिटी मार्क, ISI मार्क के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। तो अगर वो ISI मार्क के हिसाब से ही बनाएंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे, तो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी होगी। इट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसेस टू प्रोवाइड quality goods at reasonable price. Customer protection guides businesses to provide social responsibilities. The next is government intervention. अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप, क्या बोलते हैं इंटरवेंशन को? हस्तक्षेप। गवर्नमेंट भी गुंडा है बेटा। अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट आपके टपली ना बजाए बिजनेस पे, आपके बिजनेस को बंद नहीं करे, तो आप अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करो, अपने आप गवर्नमेंट भी आपको प्रोटेक्ट करेगी। अगर आप अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, अगर वो जो प्रोटीन बनाने वाली कंपनी है वो आपके साथ में ऐसे ही फ्रॉड करती रही, तो एक दिन ऐसा आएगा कि गवर्नमेंट उस प्रोटीन बनाने वाली कंपनी को ही बंद कर देगी, वो कार बनाने वाली कंपनी को ही बंद कर देगी। इफ बिजनेसेस वांट टू अवॉइड इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, देन दे शुड नॉट इन्वॉल्व इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंज्यूमर इज द पर्पज ऑफ बिजनेस। बेटा हर बिजनेस का पर्पज होता है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को बनाना और जो ऑलरेडी उनके कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करना। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि कंज्यूमर, जो हमारा कस्टमर है वही हमारा देवता है, कस्टमर ही हमारा भगवान होता है। तो हर बिजनेस का यही मोटिव होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बनाए, जो उसके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करे। और वो उनको कब कर पाएगा रिटेन? अगर वो उनकी जो ख्वाहिशें हैं, अगर वो उनको प्रोटेक्ट करेगा, जो वो प्रोडक्ट्स है क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएगा और अपने कंज्यूमर्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगा, तब ही वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अटेन कर पाएगा। Basic purpose of business is to create more and more customers and retain them, and businesses can create more customers only by satisfying them and protecting their interest. बेटा अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज। आई नो आप
थोड़ा सा बोर हो गए होंगे ये इंपॉर्टेंस करते हुए, थोड़ी सी बोरिंग थी, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है हमारी। हम देखने वाले हैं क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती है, कौन कौन केस फाइल कर सकता है, कौन कौन केस नहीं फाइल कर सकता, किसके खिलाफ केस फाइल हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं हमारे मिसलेनियस टॉपिक में। 4 बज रहे बेटा अभी, एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास फॉर यू ऑल पीपल, कि आप लोगों को प्री बोर्ड्स में मदद हो, और जल्दी कंप्लीट करूँगा तो हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, जैसे आप लोग बोल रहे हो कि सर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पढ़ाओ, तो 4 बज रहे हैं, बट आई हैव थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग द क्लास फॉर यू ऑल पीपल। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा मिसलेनियस टॉपिक। सबसे पहले तो बेटा मार्क्स इंडिकेटिंग क्वालिटी। अब आपके क्वेश्चन में, आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसा तो आएगा नहीं कि ISI मार्क बनाओ, एग मार्क बनाओ, तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर आएगी कि ISI मार्क किसके ऊपर होता है, एग मार्क किस चीज के ऊपर होता है, तो आपको लिख के आना पड़ेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। या आपके पास में केस स्टडी भी आ सकती है जहां पे फोटो दिखा देंगे और बोलेंगे कि बताओ ये कौन सा मार्क है, तो ध्यान से देखते हुए चलना। तो ये तो होता है बेटा हमारा ISI मार्क कुछ इस तरीके का, आप जाना अपने हेलमेट पे चेक करना, अपने कुकर जो आपके घर में रखा हुआ है उसके ऊपर चेक करना, अगर नहीं है तो अपने पापा को, अपनी मम्मी को बताना कि पापा हमारी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको क्वालिटी कॉन्शियस होना है, हमको ISI मार्क वाले प्रोडक्ट्स ही खरीदने हैं। So this ISI mark is applicable on consumer durable products जैसे कि कुकर, हेलमेट एंड सम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं, प्रेस वगैरह, इस पे भी आपको ये मिल जाएगा। एग मार्क होता है बेटा आपके एग्रीकल्चर कमोडिटीज और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स पे, जैसे वो पेस्टिसाइड्स वगैरह, इन सब पे आपका कुछ इस तरीके का एक एग मार्क आएगा। BIS मार्क, हॉल मार्क होता है बेटा आपकी गोल्ड ज्वेलरी पे, जब भी आप गोल्ड की खरीदोगे, कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीदोगे तो कुछ इस तरीके का आपको हॉल मार्क मिलेगा। वुल मार्क होता है आपके 100% प्योर वूल, जो भी कपड़े होते हैं, अभी सर्दियों का टाइम आ रहा है, आप कुछ वुलन क्लोथ्स खरीदोगे, अगर वो 100% प्योर वूल होगा तो उस पर इस तरीके का कुछ मार्क होगा। और लास्ट है हमारा इको मार्क। बेटा आजकल कुछ इस तरीके का इको मार्क आता है, पहले आपने देखा होगा तो ग्रीन कलर के ऐसे एरोज भी होते थे, तीन एरो, अभी वो कुछ इस तरीके का हो चुका है। ये होता है बेटा हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे। आई डोंट थिंक सो इट इज़ कंपलसरी। आप लोग गूगल करना, चेक करना कि क्या ये सच में कंपलसरी है क्या कि हमको ये देना। मेरे हिसाब से कुछ टाइम पहले तक तो ये कंपलसरी नहीं था। ये आता है बेटा आप लोग, इसलिए शायद आपने इसको कम भी देखा हो, लेकिन कई सारे फूड आइटम्स, कई सारी पैकेजिंग्स वगैरह जो आती है कि अगर वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगी वो पैकेजिंग, वो फूड आइटम, तो आपको उस पर ये मार्क दिख जाएगा। बट आई डोंट थिंक सो, आज से कुछ टाइम पहले, आपके कोर्स में नहीं है, ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, कुछ टाइम पहले तक ये ज़रूरी नहीं था कंपनीज़ के लिए। जैसे ISI मार्क देना तो ज़रूरी है, बट ये देना ज़रूरी नहीं था। फिर भी आप लोग गूगल करना और कमेंट करके बताना, मुझे पता लगे कि क्या ये अभी भी ज़रूरी है कि नहीं है, पहले तो नहीं था। सो दीज वर सम मार्क्स, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत ईजी सा था। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, हु कैन फाइल अ कंप्लेन। आप लोगों की कार खराब हो गई थी, अब आप लोगों को कंप्लेन फाइल करनी है, तो कौन कौन ऐसे आदमी है जो या तो आप या कौन आपके बिहाफ पे कंप्लेन फाइल कर सकता है। हु कैन फाइल अ कंप्लेन। सबसे पहले तो एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर कंप्लेन को फाइल कर सकता है। और कंज्यूमर कौन है, हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से वो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं दैट कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु बाइज और अवेल्स एनी सर्विसेज फॉर अ consideration can be paid or partly paid or promise to pay fully or partly or deferred consideration। और हमारे इस कंज्यूमर में it also includes a person who is using the goods with the approval of the buyer। it applies to online, offline, teleshopping, multi marketing, सारे तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कंज्यूमर में कौन है। कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, कंज्यूमर एसोसिएशन भी हमारे बिहाफ पे केस फाइल कर सकती है। जैसे कि हम देख के आए थे ना गुंडा ऑर्गेनाइजेशन, वो कॉमन कॉज दिल्ली, मुंबई वाली, ये सारी भी केस फाइल कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी केस फाइल कर सकती है बड़ी बड़ी कंपनीज के खिलाफ। वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट। इसका मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊं।
तो ऐसे मान लो आप लोगों ने एक नया फ्लैट खरीदा, कोई एक बिल्डर था जो बेटा 500 फ्लैट्स बना रहा था, एक नई बिल्डिंग बना रहा था, उसमें आपका भी एक फ्लैट था, आपकी मौसी का भी एक फ्लैट था, तो उसमें कई सारे फ्लैट्स थे और वो जो बिल्डर था ना वो आप लोगों को फ्लैट की पोजीशन ही नहीं दे रहा। 5 साल हो गए और आपको पोजीशन ही नहीं दे रहा और आप लोगों का दिमाग खराब हो चुका है उस बिल्डर के ऊपर कि हम इसको इतने पैसे दे दिए और अभी तक हमको पोजीशन ही नहीं दिया, हमको किराए पे रहना पड़ रहा है। तो आप लोग केस फाइल कर सकते हो उन 500 के 500 जितने भी फ्लैट्स के मालिक है ना, जो सब लोग परेशान हो रखे हो, एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर मिलके उन सबके बिहाफ पे केस फाइल कर सकते हैं जिनकी सबका एक ही रोना धोना है कि हमको फ्लैट्स नहीं मिल रहे। वन और मोर कंज्यूमर व्हेन देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट। नेक्स्ट, भगवान ना करे ऐसा हो, बट सपोज आप लोग नहीं, कोई भी इंसान कोई चीज खाता है, कोई बिस्किट खाया और उसको फूड पॉइजनिंग हो गई और वो मर गया, तो अब हमारा एक्ट तो कहता है कि कंज्यूमर करेगा केस। अब कंज्यूमर कैसे करे, तो हमारा एक्ट ये कहता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर, अगर किसी कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल हायर कौन होता है, उसका बेटा, जो भी उसका लीगल हायर है या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी केस कर सकता है। कब? इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर। या फिर इन केस ऑफ कंज्यूमर बीइंग माइनर, आप लोगों की एज 18 साल से कम है, अगर कोई बंदा माइनर है तो उसके पेरेंट्स, उसके लीगल गार्जियन भी उसके बिहाफ पे केस फाइल कर सकते हैं उस कंपनी के खिलाफ। तो कौन कौन बंदा केस फाइल, कंप्लेन फाइल कर सकता है? सबसे पहला तो कंज्यूमर कौन है वो हम इस क्लास के स्टार्टिंग में समझ के आ चुके। उसके बाद में कंज्यूमर एसोसिएशंस रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, टोटल अभी कितनी रजिस्टर हो रखी है हमारी कंज्यूमर एसोसिएशंस? 500। उसके हमने कुछ पॉपुलर के एग्जांपल भी देखे, गुंडा बॉयज ऑफ सोसाइटी। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर वन और मोर कंज्यूमर्स व्हेन देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट, जो मैंने आपको बिल्डिंग वाला एग्जांपल बताया। इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर मर जाता है तो उसका लीगल हायर, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी केस फाइल कर सकता है। एंड इन केस ऑफ कंज्यूमर बीइंग माइनर, आप जैसे 18 साल के कम लोग, आपके पेरेंट्स या आपके लीगल गार्जियन भी केस फाइल कर सकते हैं। ये तो थे कि कौन केस फाइल कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा कौन केस नहीं फाइल कर सकता है। इसका एक हल्का सा हिंट, थोड़ा सा मैंने आपको इंटरेस्ट क्लास के स्टार्टिंग में ही दे दिया था, रीसेल और कमर्शियल पर्पस वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बंदा ओला में चलाने के लिए कार खरीदता है, कोई रीसेल करने के लिए कार खरीदता है, तो वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं है और ना ही वो केस फाइल कर सकता है। पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल, अगर आप कार खरीदते हो, अगर आप बिस्किट खरीदते हो उसको ज्यादा रुपए में बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, तो आप लोग केस फाइल नहीं कर सकते। पर्सन हु यूजेस गुड सर्विसेज विदाउट अप्रूवल ऑफ बायर, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी पिक्चर बना के आ चुकी थी। मैंने क्या बोला था, आप लोगों ने कार खरीदी, आप लोगों ने मुझे बोला था कि सर हम परेशान हैं, हमने कार खरीद ली, हमने पैसे भी दिए, पर मेरे भैया ने खरीदी थी कार, मेरे भैया ने दिए थे पैसे और मैं तो केवल उसको यूज कर रहा हूं, तो आप भी केस फाइल कर सकते हो अगर आपकी भैया की परमिशन है तो। इफ यू आर यूजिंग द गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ बायर, बट इफ यू आर यूजिंग द गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर, अगर आप चोरी करके लेके आ गए हो कार, या आपने किसी की कार हड़प ली है, आपने किसी को पैसे दिए थे और वो आपके पैसे रिटर्न नहीं कर रहा, आप उसकी कार लेके आ गए, जब तक मेरे पैसे नहीं देगा ना मैं तेरी कार चलाऊंगा, और उस कार में खराबी हो जाती है, तो इफ यू आर यूजिंग दैट कार विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर, यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल अ केस फॉर दैट। आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप किसी की कार उठा लाए बिना उसके अप्रूवल के, तो आप केस फाइल नहीं कर सकते उस कार के रिगार्डिंग अगर उस बायर की अप्रूवल नहीं है तो। थर्ड, पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, अगर आपने कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस बिना पैसे दिए ली थी, आपने जो कार ली थी वो बेटा आपको गिफ्ट में मिल गई थी, आपने उसके पैसे ही नहीं दिए थे, अगर आपने उसके पैसे नहीं दिए तो भी आप केस फाइल नहीं कर सकते। सर आपने जो डेफर्ड कंसिडरेशन वाला बताया था, तो बेटा डेफर्ड पेमेंट जो है ना वो कंसिडरेशन है, आप उसको फ्यूचर में हर महीने देने वाले हो या आप प्रॉमिस करते हो पे करने का, वो भी कंसिडरेशन है। मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन कितनी तरीके की है, फुल्ली पेड, पार्टली पेड, प्रोमिस्ड टू पे फुल्ली, मैं तुमको 1 लाख रुपए 6 महीने बाद दे दूंगा, मैं तुमको 5 लाख रुपए, मैं तुमको 50,000 रुपए 6 महीने बाद में दूंगा, प्रोमिस टू पे पार्टली, या फिर डेफर्ड कंसिडरेशन हमारा लोन वाला, ये सारे हमारे कंसिडरेशन में है। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉमिस नहीं करा, कोई डेफर्ड पेमेंट नहीं करा, तो आपने कंसिडरेशन दी ही नहीं, तो आप केस फाइल नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर आपने प्रॉमिस भी कर लिया है ना वो भी हमारे कंसिडरेशन में काउंट होगा, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा तो वो कंसिडरेशन दी ही नहीं, तो आप केस फाइल नहीं कर सकते। अब
सवाल आता है अगेंस्ट होम कंप्लेन कैन बी फाइल्ड, जो हम कंप्लेन फाइल कर रहे हैं वो किसके खिलाफ कर सकते हैं। सर ये तो सीधी सी बात है, जिससे हमने कार खरीदी है उसके खिलाफ। बेटा बस यही बोल रही है ये बात। इन केस ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, अगर गुड्स डिफेक्टिव है तो आप केस फाइल कर सकते हो उस मैन्युफैक्चरर, उस सप्लायर के ऊपर। इन केस ऑफ सर्विसेज, अगर आपने कोई सर्विस ली है तो आप केस फाइल कर सकते हो उस प्रोवाइडर ऑफ सर्विस के ऊपर। ये प्रोवाइडर, राइडर, ये तो आपने काफी सुना ही होगा। तो अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो मैन्युफैक्चरर के ऊपर केस फाइल कर सकते हो। अगर आपने कोई सर्विस ली है तो आप केस फाइल कर सकते हो किसके ऊपर? प्रोवाइडर ऑफ सर्विस के ऊपर। डिफेक्ट क्या होता है, डेफिशिएंसी क्या होती है, उसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझा देता हूं ताकि आपकी चीजें याद रहे। तो आप लोगों ने स्विगी से ऑर्डर करा, क्या ऑर्डर करा आपने? आप लोगों ने मैक आलू टिक्की ऑर्डर करा और साथ में एक कैपेचिनो ऑर्डर करा। मैक आलू टिक्की भी नहीं आपने ऑर्डर करा, हाँ चलो मैक आलू टिक्की ऑर्डर करा विथ एक्स्ट्रा चीज और साथ में कैपेचिनो। अब जब स्विगी वाला बंदा आया तो उसमें मैक आलू टिक्की के बजाय आपको मैक पफ दे दिया। देयर वॉज ए फॉल्ट इन द प्रोडक्ट। या फिर जो आप जब उसको खाना चालू करें तो आप देखें उसके अंदर चीज़ नहीं है, फॉल्ट इन द प्रोडक्ट। या फिर आप खाए तो आपको लगा उसकी क्वालिटी सही नहीं है, बोले यार ये तो मैं बाहर 10 रुपए का वही बर्गर खाता है, यहाँ से आपको क्वालिटी सही नहीं लगी। या फिर जो क्वांटिटी थी, आपको मैक आलू टिक्की तो दे दिया, उसके अंदर से आलू टिक्की ही गायब कर दिया, या आपको साथ में कैपेचिनो नहीं दिया। सो इफ देयर इज एनी डिफेक्ट ऑफ सच थिंग इन द गुड्स यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर। डिफेक्ट मीन्स एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन इन क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी ऑफ गुड्स। अभी तो आपने स्विगी से ऑर्डर करा था या आपने वहां पे जाके खाया था, बात थी डिफेक्टिव गुड्स की। आप वहां पे जाते हो तो बेटा जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं ना वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको पता होगा, बैंक में जाते हो वो भी आपको सर्विस दे रहा होता है। ये सब चीज़ें सर्विसेज होती है, गुड्स अलग होता है। तो आप मैकडोनाल्ड्स में गए, आपने बोला कि मेरे को एक मैक आलू टिक्की बर्गर विथ एक्स्ट्रा चीज़ और एक कैपेचिनो चाहिए। वो आपकी बात सुना और ठीक है और उधर भाग गया। या फिर आपको बोला क्या चाहिए तेरे को, बोले यार थोड़ा तमीज़ से बात कर यार, मैं कंज्यूमर हूँ तेरा यार। बोले सीधी सी बात कर, क्या चाहिए? बोले मैक आलू टिक्की और एक कैपेचिनो। बोले बड़ा आया पॉकेट मनी पे उड़ने वाला, बाप के पैसे उड़ा रहा है, यहाँ पे गर्लफ्रेंड को लेके आया है, ले पकड़िए बचे हुए पैसे। अगर वो आपसे कुछ इस तरीके से बात करता है, इफ यू फील एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस इन द सर्विसेज गिवन टू यू, एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी इन द सर्विसेज गिवन टू यू, तो भी आप प्रोवाइडर ऑफ सर्विस के ऊपर केस कर सकते हो। For any deficiency in services rendered, a complaint can be filed against provider of service. Deficiency means any imperfection, shortcoming or inadequacy in quality, nature and manner of performance of services. Shortcoming or inadequacy in quality, nature and manner of performance. तमीज से बाप के पैसे उड़ाने आ गया जो उसने इस तरीके से बात की। नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। तो बेटा ये था कि आप किसके खिलाफ केस कर सकते हो। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग, रिलीफ और रेमेडीज अवेलेबल, कि आप लोगों ने जो केस फाइल करा है अपनी कार के लिए, प्रोटीन के लिए, तो आपको क्या क्या रिलीफ, क्या क्या आपको आराम मिलने वाला है। आपको आराम कैसे मिलेगा, रिलीफ कैसे मिलेगा? जब या तो आपका डिफेक्ट दूर हो जाए, या आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाए, या आपको कुछ पैसा मिल जाए। जब भी आपकी जेब में पैसा आ जाएगा, डिफेक्ट दूर हो जाएगा, तो आपको आराम मिलेगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं बेटा, मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और इस एक एग्जाम्पल से मैं आपकी सारी दिक्कतें दूर कर दूंगा। आई नो बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इसमें, एक दो पॉइंट तो समझ में आ जाते हैं, लास्ट के पॉइंट्स उनको समझ में ही नहीं आते। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं एक एग्जाम्पल से आपको सारे समझाने वाला हूं। तो बेटा हम एग्जाम्पल लेंगे एक डीओ का। आप लोगों ने टीवी में ऐड देखा हमारे वरुण धवन का, वो ऐसे डीओ लगाता है और डीओ लगाने के बाद में उसके पास में खूब सारी लड़कियां आ जाती है, खूब सारी लड़कियां साथ में आ जाती है। तो आप लोग भी देखे, आप लोग अपने पापा के पास गए कि पापा मुझे 200 रुपये चाहिए। पापा पूछे क्यों? कुछ प्रोजेक्ट वर्क है। आप गए दुकान पे और एक्स डिओड्रेंट या कोई सा भी डीओ लेके आए, एक्स का डीओ लेके आ गए और रोज खूब डीओ लगा के लड़कियों के सामने से जा रहे हो। कभी साइंस सेक्शन की लड़कियों के सामने से, कभी कॉमर्स सेक्शन की लड़कियों के सामने से, सबके पास में डीओ लगा के जा रहे हो। तो बेटा आपने इतना डीओ लगाया, लेकिन उस डीओ लगाने से ना तो खुशबू आई, ना कोई लड़की आई, ना तो खुशबू पूजा, रीना, मीना, वो जो डीओ की भी खुशबू नहीं आई। तो वो खुशबू तो कहाँ से आएगी?
ना तो खुशबू आई ना कोई लड़की आई, लेकिन आपको गमोरिया जरूर आ गई, आपकी बॉडी पे पूरे रैशेज ही रैशेज हो गए उस डीओ को लगा के, तो आपको जाना पड़ा डॉक्टर के पास। कैब में बैठ के आप डॉक्टर के पास गए, आपके पापा ने आपके चाटा मारा कि भग यहाँ से, मेरे से पैसे लेके गया था डीओ के, मैं नहीं लेके जा रहा। तो कैब में बैठ के गए, डॉक्टर को पैसे दिए, फिर दवाइयां ली, काफी टाइम तक दवाइयों के पैसे लगे, डॉक्टर के पैसे लगे, कैब के पैसे लगे। अब आप आए मेरे पास रोते रोते कि सर मैंने ये ऐड देखा था कि इसको लगाएंगे तो लड़कियां मेरे से अट्रैक्ट हो जाएंगी, लेकिन सर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मेरे पर तो गमोरिया जरूर अट्रैक्ट हो गई, रैशेज जरूर अट्रैक्ट हो गए, मेरे तो ये पैसे भी लग गए, तो सर अब मैं क्या करूं? तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो शांत हो। आई विल टेल यू द रिलीफ और रेमेडीज अवेलेबल टू यू। तो आपको क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है? सबसे पहली रेमेडी, टू रिमूव द डिफेक्ट और डेफिशिएंसी इन सर्विस। मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर तू इस पे केस फाइल करेगा ना तो वो तेरे को डिफेक्ट को दूर करके दे देगा। यानी कि पहली रेमेडी तो है कि आप जाओगे डीओ लेके और वो डीओ को सही करके दे देंगे कि यार इसमें ये दिक्कत थी, ये लो, अब ये सही से खुशबू आएगी, अब आपको कोई रैशेज नहीं होंगे। या आपकी कार खराब हुई थी तो आप गए और उन्होंने आपकी कार को सही कर दिया कि सर अब आपकी कार में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप इसको आराम से चलाओ। सो फर्स्ट रेमेडी इज टू रिमूव द डिफेक्ट। जो डिफेक्ट था उस गुड के अंदर उसने रिमूव कर दिया। अब आप बोलते हो कि मेरे को ये कार का डिफेक्ट रिमूव नहीं करना, मेरे को इस डीओ का डिफेक्ट रिमूव नहीं करना, मेरे को तो नया डीओ चाहिए, मेरे को तो नई कार चाहिए। तो सेकंड रेमेडी अवेलेबल टू यू इज टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद द न्यू वन। आपको नई कार, नया डीओ भी मिल सकता है। अब आप कहते हो ना तो मेरे को डिफेक्ट को दूर करना है इस डीओ में से, ना मेरे को तुम्हारा नया डीओ चाहिए, मैंने तो जो 200 रुपए दिए थे ना पापा से लेके, मेरे को पैसे वापस दे दो। द थर्ड रेमेडी इज टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट और चार्जेस पेड फॉर सर्विसेज। ध्यान देना, इसको माइन्यूट सी चीज है, रिफंड द प्राइस पेड। प्राइस पेड क्या है? 200 रुपए जो आप अपने पापा से लिए थे, आपको केवल उस 200 रुपए का रिफंड आ रहा है। 3 रेमेडी बता चुका। सबसे पहले तो डिफेक्ट जो था उसको रिमूव करना, डीओ को सही करके दे दिया, कार को सही करके दे दिया। दूसरा, रिप्लेस करना डिफेक्टिव प्रोडक्ट को नए प्रोडक्ट के साथ कि सर ये नई कार लेके जाओ, ये नया डीओ लेके जाओ। और तीसरा, रिफंड करना जो हमने पैसे दिए कि हमको तो हमारे 200 रुपए वापस कर दो। अब आप लोग कहते हो कि सर ना तो मेरे को डिफेक्ट दूर करना है, ना मेरे को इनका नया डीओ चाहिए, ना मेरे को पैसे तो वापस चाहिए ही, लेकिन सर इस डीओ की वजह से मेरे रैशेज हो गए, मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा, उसको 1000 रुपए दिए, मेरे को कैब में बैठ के 10 बार जाना पड़ा, 3000 रुपए उसके लगे, मेरे को दवाइयां खानी पड़ी, मेरा टोटल 5000 रुपए का नुकसान हो गया। तो मैं कहता हूं दिक्कत की बात नहीं है, केवल आपको रिफंड तो मिलेगा ही। किसका? प्राइस पेड 200 रुपए, उसके ऊपर आपको रीजनेबल कंपनसेशन भी मिलेगा। रीजनेबल कंपनसेशन क्या है? 5000 रुपए फॉर द एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय कंज्यूमर। अगर कोई भी कंज्यूमर को कोई लॉस, कोई इंजरी होती है तो उसको रीजनेबल कंपनसेशन भी मिलेगा। रीजनेबल कंपनसेशन क्या है? 5000 रुपए। और रिफंड ऑफ प्राइस पेड क्या था? 200 रुपए। अब आप ये कहते हो सर ना तो मुझे मेरे डिफेक्ट को रिमूव करवाना डीओ में से, ना मुझे इनका नया डीओ चाहिए, मेरे को मेरे पैसे तो वापस चाहिए ही, मेरे को रिफंड तो लेना ही है, मेरे को रीजनेबल कंपनसेशन भी चाहिए जो मेरे 5000 रुपए का खर्चा हुआ है। और सर जो मेरे को पापा ने मेरे को मारा, जो मेरे को जातीय सहनी पड़ी, मेरे को लड़कियां देख देख के हंसती थी कि ऐसे चल रहा है स्टाइल में बड़ा। और सर जो मेरे को मेंटल सिकनेस हुई, पापा ने मारा, मेंटल सिकनेस हुई, उसका क्या? तो मैं कहता हूं उसके लिए भी उसके लिए भी परेशान मत हो। आपको रीजनेबल कंपनसेशन के ऊपर भी मैं पैसा दिलवाऊंगा। उसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा कंपनसेशन। टू पे एक्स्ट्रा कंपनसेशन एज करेक्टिव मेजर टू डैमेज टू कंज्यूमर। आपका करेक्टिव मेजर क्या है? जो आपको मेंटल सिकनेस हुई, जो आपके पापा ने पिटाई करी, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कंपनसेशन देना। इसको हम पुनिटिव डैमेजेस भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड टू पे पुनिटिव डैमेजेस इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस। ध्यान देने वाली बात क्या है? एग्जाम में क्या आ सकता है इंपॉर्टेंट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू पे पुनिटिव डैमेजेस। क्या होते हैं हमारे पुनिटिव डैमेजेस? 200 रुपए तो थे रिफंड ऑफ द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट, 5000 रुपए थे रीजनेबल कंपनसेशन फॉर द लॉस और इंजरी सफर्ड बाय कंज्यूमर, और 5000 के ऊपर 1 लाख रुपए और दिए, वो थे हमारे पुनिटिव डैमेजेस। आपको एक करेक्टिव मेजर फॉर द डैमेज, जो आप मेंटल सिकनेस से गुजरे, जो आपके पापा ने पिटाई करी, उसके लिए आपको 1 लाख रुपए का कंपनसेशन और दिया गया।
इसके आगे भी ध्यान से सुनते हुए चलना। अब आप हाथ धोकर पीछे पड़ गए उनके ऊपर, सर ना तो मुझे इनके ये डीओ से डिफेक्ट को दूर करना है, ना मुझे नया डीओ चाहिए, मेरे को मेरे पैसे 200 रुपये वापस चाहिए ही चाहिए, मेरे को रिफंड भी चाहिए, मेरे को रिफंड भी चाहिए 200 रुपये, मेरे को रीजनेबल कंपनसेशन भी चाहिए 5000 रुपये का, मेरे को एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी चाहिए 1 लाख रुपए का, और सर साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूं कि जो हमारी रिड्रेसल फॉरम से हमारे कमीशन है वो ये भी इनको कहे कि ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही है, मेरे गमोरियां हो गई, ये जो गलत काम कर रही है इसको करना बंद करे। तो मैं कहता हूं हमारी रिड्रेसल फॉरम्स उनको ये भी कह सकती है कि ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को करना बंद करो। सर केवल ऐसे कहने से क्या होगा, ये जो इन्होंने हजार्डस गुड्स ये जो डीओ दे रखे हैं ना, ये इनको बेचना बंद करे। तो वो उनको ये भी कह सकती है नॉट टू ऑफर हजार्डस गुड्स फॉर सेल। तो डिफेक्ट दूर हो गया, नया रिप्लेसमेंट हो गया, रिफंड ऑफ प्राइस पेड 200 रुपए भी मिल गए, रीजनेबल कंपनसेशन भी मिल गया 5000 रुपए का, एक्स्ट्रा कंपनसेशन 1 लाख रुपए का। उसके बाद में उनको डिसकंटिन्यू कर दिया कि ऐसे गलत काम मत करो, टू डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फिर आपने बोला कि सर ये जो हजार्डस गुड्स को सेल कर रहे हैं इनको सेल करना बंद करें। तो हमारी कमीशन ने क्या ऑर्डर करा, नॉट टू ऑफर हजार्डस गुड्स फॉर सेल। अब आप कहते हो कि सर ये तो बात हुई नॉट टू ऑफर कि आगे से ये इस प्रोडक्ट को बेचना बंद करे। जिस प्रोडक्ट X मॉडल नंबर 101 से मेरे को दिक्कत हुई, X101 को ये आगे से बेचना बंद करे। लेकिन सर मेरे दोस्तों ने भी मेरी देखे देख खरीद लिया था, मेरे मौसी के लड़के ने भी मेरी देखे देख खरीद लिया था, और केवल वही लोग नहीं, पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो इस डीओ को खरीद चुके हैं। तो आप ये भी कह सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन उनको ये भी कह सकती है कि जितने भी आपने प्रोडक्ट्स बेचे हैं उनको वापस लेके आओ। जो आपकी कार खराब हो गई थी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ये भी कह सकती है कि आगे से तो उस कार को नहीं बेचे, नॉट टू ऑफर, या फिर जितनी भी कार बेची है उनको वापस लेके आओ, उन जो कंज्यूमर्स हैं उनको पैसा वापस दो और सारी की सारी कार वापस लेके आओ। टू विड्रॉ हजार्डस गुड्स फ्रॉम मार्केट, नॉट टू ऑफर हजार्डस गुड्स फॉर सेल, विड्रॉ भी करवा लिए तब भी आपका मन नहीं भरा। क्यों? क्योंकि आप हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हो। आप बोलते हो सर मैं इसको बंद ही करवाऊंगा इस कंपनी को, तो आप उस कंपनी को बंद भी करवा सकते हो। आपने एक्स की फैक्ट्री बंद करवा दी टू सीज मैन्युफैक्चरर ऑफ हजार्डस गुड्स, आपने उसकी फैक्ट्री बंद करवा दी। सर इसके आगे थोड़ी ना कुछ हो सकता है। बड़ा मजा आ रहा है सर सुनने में, डिफेक्ट भी दूर हो गया, रिप्लेसमेंट का भी बता दिया, रिफंड भी आ गया 200 रुपए जो पैसा खर्च हुआ, रीजनेबल कंपनसेशन भी मिल गया 5000 रुपए का फॉर द लॉस और डैमेजेस सफर्ड बाय कंज्यूमर। उसके ऊपर एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी मिल गया 1 लाख रुपए का फॉर द जिसको हम पुनिटिव डैमेजेस भी कहते हैं। उसके बाद में डिसकंटिन्यू कर दो, ये गलत काम करना वो भी हो गया, नॉट टू ऑफर हजार्डस गुड्स भी हो गया, विड्रॉ हजार्डस गुड्स फ्रॉम सेल भी हो गया, सीज कर दिया उसके काम को। सर इसके बाद में भी कुछ हो सकता है क्या? तो बेटा आप क्या कर सकते हो, आप ये तक कर सकते हो कि जो भी कंपनियां, एक्स का तो डीओ आपने लिया था, फॉग, एक्स, हेयर एंड केयर, जो भी जितनी भी तरीके की डीओ की कंपनी है ना, फॉग वगैरह, मेरे को नहीं पता कितने नाम है, कोई भी कंपनी ऐसा एडवर्टीजमेंट ना चलाए। ये तक आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से ऑर्डर लेके आ सकते हो कि जो भी कंपनियां ऐसे दिखाती है ना कि ऐसे करोगे तो लड़की अट्रैक्ट हो जाएगी, कोई भी कंपनी की इस तरीके का एडवर्टीजमेंट ही नहीं कर पाए, ये तक ऑर्डर दे सकती है हमारी कमीशन। टू सीज एंड डिसिस्ट फ्रॉम इशूइंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। So thank you very much. These were some of the remedies or relief available to you. I hope इस एग्जाम्पल से, बेटा मैंने इस एग्जाम्पल को बार बार इसलिए बोला, आप सब लोग सोच रहे होंगे सर बार बार क्यों बोल रहे हैं, आप लोगों के दिमाग में फिट कर देने को ये मैं एग्जाम्पल इसलिए लेके आया था कि आप कभी भी भूलो नहीं, आपको मेरा एग्जाम्पल ध्यान रहेगा, आपको पॉइंट्स ध्यान रहेंगे कि सबसे पहले तो आया था डिफेक्ट को दूर करना, फिर आया था रिप्लेस करना प्रोडक्ट, फिर रिफंड। मैंने इस तरीके से एग्जाम्पल इसलिए यूज करे कि आपको सारे पॉइंट हमेशा ध्यान रहे। सो थैंक यू वेरी मच, दिस वाज योर क्लास फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।